हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की कंप्लीट समरी हिस्ट्री में। ओके, तो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं हम अशोक की, इकलौता ऐसा राजा जिसे एंशिएंट हिस्ट्री में द ग्रेट कहा गया है। ठीक है, तो अशोका की बात थोड़ी सी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ मेरे बारे में। ओके, तो अब तक हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि एक बुद्ध एक धर्म हुआ था और जो है जैनिज्म एक धर्म हुआ था और हम महाजनपद के आसपास कहीं पे थे। और अब हम थोड़े मौर्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी टाइम में हम 400 to 200 BC के आसपास की हम कहानी की बातें कर रहे हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंदा से राज्य ले लेंगे मगध का और जो है राज्य करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार आएगा। बिंदुसार के बाद जो है राज्य आएगा वो अशोक के हाथ में आएगा। तो अशोक के राज्य में क्या होगा वो थोड़ी सी हम बातें करते हैं। उसके पहले दो छोटी सी बात समझ लेते हैं। जब हम बात एम्पायर की करते हैं तो एम्पायर इज एक्चुअली जो है किंगडम से कहीं बड़ा होता है। ठीक है, किंगडम जैसे मगध किंगडम थी। एम्पायर की बात करेंगे तो एम्पायर लगभग पूरी इंडिया किसी के अंडर आ जाएगी तो वो एक एम्पायर बनेगी। ठीक है, इसमें जाहिर सी बात है कि ये बड़ी चीज़ है। इसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी जो इसकी रक्षा करे, बहुत सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो टैक्स कलेक्ट करे, और भी बहुत सारे कामों में ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डायनेस्टी क्या होती है? जैसे डायनेस्टी होती है कि सेम फैमिली के मेंबर्स अगर जो है एक के बाद अगर रूल करते रहते हैं, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी हो गई, गुप्ता डायनेस्टी हो गई, तो जो एक ही फैमिली जो है बार बार रूल कर रही है तो वो डायनेस्टी हो जाएगी। जैसे कि मौर्यंस में स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, धनानंदा को हरा के। याद करो, हम एक महानंदा की बात कर रहे थे, महापद्मनंदा की बात कर रहे थे। उस महानंदा जो डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंदा को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार राज्य करते हैं और बिंदुसार के बाद राज्य आ जाता है अशोक के हाथ में। ओके, तो जो है लायन कैपिटल आपने एक जो है देखी होगी, व्हेन नोट्स में हमने जो है भारत सरकार ने जो लायन कैपिटल को अडॉप्ट कर रखा है हर जगह पैसों में, और जो है सत्यमेव जयते के ऊपर आपने देखा होगा। ओके, तो ये जो लायन कैपिटल है ये एक्चुअली जो है अशोक का चिन्ह है। ठीक है, वो स्टोन्स में ऐसा बनाते थे और फिर ये जो स्टोन था, ये था स्टैचू था, इसे एक स्टोन पिलर के ऊपर वो जगह जगह रखते थे, जैसे सारनाथ में है ये। तो अशोका इस पे क्या करते थे, इस पिलर के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखवा देते थे कि जो है रॉक सरफेस के ऊपर कि कुछ भी जो उनके मन की बात थी, जो वो कहना चाहते थे अपने लोगों से, वो उस पिलर के ऊपर लिखवा देते थे। तो ये एक अच्छा तरीका था, क्योंकि याद करो जब पत्थर पे कुछ लिख दिया जाता है तो परमानेंट हो जाता है। सबने पहले चैप्टर में कहीं बात करी थी। तो अशोक का भी आइडिया ये था कि अगर मैं पत्थर के ऊपर अपनी बातें लिखवा दूंगा तो वो परमानेंट हो जाएगा, पत्थर की लकीर हो जाएगा, और हमने अशोक के बारे में बहुत कुछ जाना है। ओके, तो मौर्यन एम्पायर की थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसको फाउंड किया था 300 BC के आसपास, और इनकी इस काम में मदद किया था चाणक्य ने। ठीक है, कौटिल्य भी नाम है चाणक्य का। थोड़ा सीरियल वगैरह भी अगर आप देख रहे हो तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी। ठीक है, चाणक्य वो है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये पहली एक बुक है इस टॉपिक के ऊपर इंडिया में। ओके, तो इनके अंदर बहुत सारे शहर बने। ओके, तो उसमें उन शहरों में मर्चेंट्स थे, ऑफिसर्स बहुत सारे थे, क्राफ्ट्समैन थे। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक, और एक दूसरी कैपिटल थी तक्षशिला जो है उस समय कनेक्ट करता था नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया को। और उज्जैन जो था वो जो है नॉर्थ से साउथ वाले रूट पे पड़ता था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं, जो है कैपिटल्स नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट शहर है मौर्यन एम्पायर के टाइम में। ओके, एक पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैन। तक्षशिला यहाँ पड़ेगा, उज्जैन बीच यहाँ पड़ेगा मध्य प्रदेश में, और पाटलिपुत्र। ओके, गांव हुआ करते थे। गांव में जो है जाहिर सी बात है जो चरवाहे थे या फिर जो किसान थे वो गांव में रहा करते थे। सेंट्रल इंडिया पूरा फॉरेस्टेड हुआ करता था। तो ये जो एरिया था सेंट्रल इंडिया वाला, यहाँ पे हंटिंग और फूड गैदरिंग वाला काम होता था। बहुत सारी लैंग्वेजेस थी इस टाइम में, डिफरेंट तरह का लोग खाना खाते थे, अलग अलग डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते थे। ओके, तो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो ये पूरी मौर्यन एम्पायर जो अशोक के अंदर पूरी एम्पायर आ रही है, पूरा ऑलमोस्ट इंडिया यहीं तक है, इसे मैंने मैप में यहीं तक लिया है। तो ये पूरा इंडिया जो है ये पूरा अशोक के अंदर है। तो एक बहुत बड़ी एम्पायर, और पहली ऐसी एम्पायर जो थी, फर्स्ट एम्पायर एवर, तो जो है एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखते हैं तो वो अशोक की थी। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बड़ी एम्पायर को अशोक एडमिनिस्टर कैसे कर रहे थे। तो सबसे पहली बात ये समझो कि डिफरेंट पार्ट, जो अलग अलग पार्ट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था। मध्य प्रदेश अलग एडमिनिस्ट्रेशन में था, तक्षशिला अलग था, कांधार अलग था।
ठीक है। तो अलग अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था। जैसे पाटलिपुत्र जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था, ठीक है। बाकी जगह क्या होते थे कि गवर्नर्स को भेज दिया जाता था, टैक्स ऑफिसर्स हुआ करते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, पनिशमेंट दिया जाता था अगर जो है कोई रूल तोड़ता था, कोई क्राइम करता था, कोई नियम तोड़ता था, ठीक है। मैसेंजर्स और स्पाइस सिस्टम हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह, इतनी बड़ी एम्पायर में जाहिर सी बात है एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कि जासूसों की जरूरत पड़ेगी जो पता कर सके कि आपके खिलाफ कोई जो है साजिश हो रही है कि नहीं। तो अशोक के पास ये भी सिस्टम हुआ करता था। फिर जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हुआ करते थे, सीनियर मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो ये सारी जो है चीज़ें सुपरवाइज किया करते थे, एडमिनिस्टर किया करते थे। जैसे कि जो है जैसे बिंदुसार के कई सारे बच्चे थे, सुशिम हो गए, अशोक हो गए। तो बिंदुसार ने क्या किया था, इनको अलग अलग जगह भेज के एज अ गवर्नर वो एडमिनिस्टर कर रहा था। तो हर जगह का गवर्नर अलग अलग था, तो वो अपने हिसाब से जो भी अपने नियम कायदे थे उस हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करता था। ओके। तो और भी प्रोविंसेस, जैसे एक सेंट्रल प्रोविंस हो गया, मगध जैसे हो गया, वो सेंट्रल प्रोविंस हो गया। उसके अलावा अगर जो अदर प्रोविंसेस हैं उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती, जैसा मैं कह रहा था कि जो है अपने बेटों को या फिर अपने भाइयों को या और मिनिस्टर्स को भेज के एज अ गवर्नर वो राज्य करवाते थे। तो प्रोविंशियल जो गवर्नर जो राज कर रहा होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी, तो उसकी अपनी प्रोविंशियल कैपिटल होगी। जैसे कि हम बात करें तक्षशिला और उज्जैन प्रोविंशियल कैपिटल्स थी, ठीक है। रॉयल प्रिंसेस जनरली गवर्नर्स बना दिए जाते थे, और पाटलिपुत्र से एक हल्का सा कंट्रोल रहता था कि हाँ कुछ ऐसा करना है या कुछ ऐसा नहीं करना। मेन जो था वो लोकल लेवल पे डिसाइड हुआ करता होगा। उसी तरह वहाँ के लोकल कस्टम्स हुआ करते होंगे, लोकल रूल्स होते होंगे जो वहाँ पे फॉलो करने होंगे। ओके। तो एरियाज जो बीच में ये जो बीच में एरिया रह गया, जैसे उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, और बीच में जैसे बहुत सारी खाली जगह रह गई है ना, जहाँ पे जंगल है जो सेफ नहीं है, तो उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, उन रोड्स को, उन रिवर्स को, है ना। क्योंकि वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहा है और इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रेडिंग वगैरह में इनको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। प्लस इन जंगलों से भी जो है रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए जा रहे थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे टैक्सेस और ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था। नॉर्थ वेस्ट की में अगर बात करें, नॉर्थ वेस्ट में ब्लैंकेट बनते थे, तो ब्लैंकेट वहाँ से लिया जा रहा था। साउथ से जो है गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स मिल जाते थे। और जो भी फॉरेस्टेड एरिया है, वो फॉरेस्टेड एरिया जनरली इंडिपेंडेंट रहता था, लेकिन वहाँ से भी एलिफेंट हो गया, मतलब हाथी वहाँ से ले लिए, और जो है लकड़ी ले ली, हनी ले लिया, शहद और वैक्स ले लिया। तो जो भी चीज़ें जहाँ से भी कलेक्ट कर सकते थे, जो यूजुअल टेंडेंसी है किसी भी बड़े राज्य की कि जहाँ से जो मिल जाए वो ले लो, है ना, कहाँ कब काम आए कुछ पता नहीं। तो ये भी इनकी टेंडेंसी भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी। ओके। एक मेगास्थनीज जो है एक हमारे वो है एम्बेसडर है, ये सेलिकस निकेटर ग्रीक रूलर के एम्बेसडर थे जो हम भेजे गए थे इंडिया में मॉडर्न टाइम में। तो जो है ये बहुत कुछ इन्होंने लिखा है मॉडर्न एम्पायर के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा होता था। क्योंकि और कोई ऐसा रिटर्न अकाउंट नहीं है कि अशोक अपनी बायोग्राफी लिख के गए और हमें उससे पता चला है। तो एक इनका अकाउंट हो गया, प्लस कुछ जो है रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, कुछ जैन टेक्स्ट हो गए, जिनसे हमको पता चलता है मॉडर्न किंगडम के बारे में। प्लस जो ये जो कैपिटल उन्होंने बना रखी, जो पत्थर पे लकीरें खिंचवा रखी हैं, उसे पढ़ के बहुत कुछ हमने पता किया है अशोक के बारे में। तो ये भी एक सोर्स है, मेगास्थनीज एक सोर्स है। मेगास्थनीज की बुक्स जो है इंडिका, उससे हमें कुछ पता चला है। तो ये कहते हैं कि जो राजा था, वो राजा जब पब्लिक अपीयरेंस कर देता था, जब वो पब्लिक में आके बैठता था, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ करता था, ठीक है। वो सोने की पालकी में आता था, ठीक है। आसपास बहुत सारे हाथी रहते थे, हाथी पे भी गोल्ड और सिल्वर से जो है डेकोरेशन हुआ करता था। और जो है उनके साथ साथ गार्ड्स चलते थे पेड़ लेके। अजीब सी बात है, पर लिखी इन्होंने कि बहुत सारे गार्ड्स चलते थे, उनके गार्ड्स के हाथों में पेड़ थे, पेड़ों में चिड़िया हुआ करती थी। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। किंग्स जो राजा थे वो जनरली जो है औरतें उनकी रक्षा करती थी, जो है थोड़ा सा सेफ शायद नहीं फील करते होंगे, वॉट एवर। तो राजा की जो रक्षा थी वो जनरली औरतें करती थी। और बहुत सारे सर्वेंट्स हुआ करते थे, कुछ स्पेशल सर्वेंट हुआ करते थे जो खाना टेस्ट करते थे ताकि कोई कहीं जहर ना दे दे। और एक ही बेडरूम में 2 से ज़्यादा रातें कोई राजा नहीं गुजारता था। तो ये थोड़ा सा जो राजा की लाइफ है थोड़ी सी शायद टेंशन में या इनसिक्योरिटी रहती होगी कि जो है कहीं उन्हें मार ना दे, कोई और राजा ना बन जाए। जैसे आपने सुशिम और अशोक की जो कंट्रोवर्सी जो है लड़ाई है आपस की, वो शायद आपको जो है आपने किसी सीरियल में देखा हो, कहीं और देखा हो। तो वो डर जो है शायद लाजमी था। और ये पहली इतनी बड़ी एम्पायर है, तो किसी ने इतना बड़ा रूल पहले किया भी नहीं था, तो शायद इसीलिए वो डर और था कि उन्हें पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है, आगे क्या होता है। बाद में जो एम्पायर्स आएंगी उन्हें पता होगा कि हाँ एक बार अशोक रूल करके गए थे तो ऐसा ऐसा होता है, तो उतनी टेंशन भी नहीं है। तो शायद ये लोग ज़्यादा टेंशन में रहते थे।
ओके, तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते बात करते हैं कैपिटल की, पाटलिपुत्र की। बहुत ही खूबसूरत जगह थी उस समय पाटलिपुत्र, क्योंकि कैपिटल थी तो बहुत सारा पैसा था, तो जो है बहुत खूबसूरत सा बनाया गया था। चारों तरफ से दीवारें दीवारें थी, 570 टावर्स और 64 गेट्स, यानी आप समझ सकते हो काफ़ी ग्रैंड वो रहा होगा। 2-3 स्टोरी के घर लकड़ी के और ब्रिक के, और जो राजा का जो पैलेस था वो लकड़ी का लकड़ी का था, जिसमें स्टोन से कार्विंग्स हो रखी थी, और चारों तरफ से जो है गार्डन बना हुआ था, यानी काफ़ी खूबसूरत सा शहर बनाया गया था। तो अशोक की अगर हम बात करें तो सबसे फेमस राजा जो है वो अशोक है, और ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनाना शुरू किया है, पत्थरों पे लिखना शुरू किया है। और मेनली ये प्राकृत में लिखते थे, अगर आपको याद हो प्राकृत लोकल लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, क्योंकि वो चाहते थे कि आम आदमी पढ़े। तो कलिंग वार, कलिंगा में क्या होता है, कलिंगा पे अटैक करते हैं। देखो अशोक जो है पहले कहा जाता है चंड अशोक, अपने सारे भाइयों को मार देते हैं, अटैक कर करके जो है पूरा राज्य फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जो छोटा सा मगध राज्य है वो इतना बड़ा राज्य इतनी आसानी से तो नहीं बना होगा, जाहिर सी बात है बहुत लड़ाइयाँ लड़ी होंगी बिंदुसार ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। तो इतना बड़ा राज्य जो क्रिएट किया गया है, तो उसमें लड़ाइयाँ तो बहुत हुई होंगी। तो ये अशोक की पहले से भी आदत थी। तो कलिंगा में अटैक करते हैं, वो सोचते हैं कोस्टल उड़ीसा को एक्चुअली कलिंग कहते हैं, तो अशोका उस पर अटैक करते हैं, सोचते हैं कि जो है इसे भी हथियार देते हैं। तो बहुत उसे मारकाट होती है, बहुत सारी जाने जाती हैं, और इन्हें रियलाइज़ होता है कि जो है लड़ाई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, तो लड़ना त्याग देते हैं, वॉर जो है ख़त्म कर देते हैं कि नहीं अब मैं जो है लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और जो कुछ उन्होंने जीता होता है वो वापस कर देते हैं। तो कलिंग वॉर में यहाँ से कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का, माइंड चेंज हो गया, और वो जो चंड अशोक थे वो एक अच्छे अशोक बन गए। उन्होंने बुद्धिज़्म की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो एक इंस्क्रिप्शन है जय कलिंगा वॉर के बारे में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पत्थर पे लिखा हुआ है कि 8 साल जो है जब उन्होंने कलिंगा कैप्चर कर लिया था, तो उसके बाद की कहानी है ना। 8 साल बाद उन्होंने ये लिखा है कि 1.5 लाख लोग जो है इन्होंने बंदी बना लिए थे, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग की डेथ हो गई थी, जिसमें ब्राह्मण्स भी थे, मॉन्क्स भी थे। तो बहुत सारी जानें गई हैं, और यही रीज़न है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। और यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो धर्म को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली प्राकृत शब्द है धर्म के लिए, राइट। तो धर्म का पालन करेंगे, धर्म को ऑब्जर्व करेंगे। और ये जो धम्मा है ये एक्चुअली वो रिलीजन वाला जो धर्म है ना, वो उससे अलग है। ठीक है, तो उससे जो है हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये धम्मा क्या है। ये धम्मा ना भगवान के बारे में है, और ना ही जो है सैक्रिफाइस यानी जो पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में भी नहीं है। इस धर्म में सिर्फ ये है कि जो है वो कहता है कि धर्म एक्चुअली मेरी ड्यूटी है, और जो है उनकी ड्यूटी के बारे में है, जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए। या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि जो है अशोक ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके पिता की तरह हूँ, जो पब्लिक है वो मेरे बच्चों की तरह है, और मैं उनका ध्यान रखूंगा, उनका पालन करूंगा, नियमों का आप लोग भी नियमों का ध्यान रखें, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी नियमों का ध्यान रखें। तो ये ऐसा कुछ धर्म जो है वो अपने पत्थरों पे लिखवा के हर जगह जो है उस पत्थरों को इंस्टॉल करवा रहे थे। तो रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि एक बार पत्थर पे वो जगह जगह लग जाएगा, तो उस जगह पे एक बात ध्यान में रहेगी लोगों के कि ये जो है वो अशोक का राज्य है, उनकी कीर्ति ख्याति बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो धम्म महामत्ता, ये एक्चुअली सिविल सर्वेंट्स टाइप के धम्म महामत्ता, उनका काम था, जो इनको अपॉइंट करता है, उनका काम था कि इसी धर्म को आगे फैलाना। और जो बहुत सारे जो है रिलीजियस इश्यूज हो गए, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस हो गई, या फिर कोई जो है गुलामों के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, सर्वेंट्स के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो इन सब का सॉल्यूशन देने का काम इन धम्म महामत्ता का था। ठीक है, तो यही कारण था कि वो अपने सारे जो धर्म का मैसेज है वो रॉक्स और पिलर्स पे जो है लिखवाने लग जाते हैं, और अपने बहुत सारे मैसेंजर्स को फॉरेन में भी भेजते हैं, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में वो अपने इवन अपने बेटी को भी भेज देते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे कभी। ठीक है, तो जो है रोड्स बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, तो बहुत सारे अच्छा काम उन्होंने कराया, और यही रीज़न है कि उनको ग्रेट कहा गया है। इवन मेडिकल ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट है, हॉस्पिटल्स वगैरह खुदवाए होंगे, इवन जानवरों के लिए और आदमियों के लिए। तो उनका मैसेज क्या था कि जो है ये शादी ब्याह पे फालतू खर्चा करना बंद करो। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ऐसे काम करो जो है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जैसे कि स्लेव्स या सर्वेंट्स की जो है के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़े लोगों की इज्जत करो, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट करो, और अपने धर्म की तारीफ करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और दूसरों के क्रिटिसाइज करना तो और भी गलत बात है। ठीक है, तो दूसरों के धर्म की भी जो है तारीफ करो, उनकी इज्जत करो। चाइना, इसी समय चाइना की बात करते हैं तो लगभग 400 BC, यही मॉडर्न टाइम से भी पहले चाइना ने ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना रखी थी, ताकि नॉर्थ लोगों से अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, ये 6400 किलोमीटर की दीवार है, जो कि स्टोन्स और ब्रिक से बनी हुई है, और उसके ऊपर एक रोड है
वॉच टावर से बहुत सारे 100-200 मीटर पे। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उस समय बनाया गया था। उसी समय ट्रेड रूट्स की बात करते हैं तो ये जो ट्रेड रूट्स इधर से उधर यूरोप से चाइना तक के जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगले हम उसमें बात करेंगे हम मॉडर्न एम्पायर कैसे खत्म हुई और आगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हो क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट समरी। और अब हम बात करने वाले हैं नए राजाओं की। अशोक और मौर्यंस के बाद जो नए राजा जो जिन्होंने टेक ओवर किया इंडिया को, उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे बारे में कुछ है। अब तक हम ये देख रहे थे कि जो है किस तरह से मॉडर्न एम्पायर, जो इतनी बड़ी एम्पायर जो है इस्टेब्लिश करी गई थी, उसके बारे में कुछ हमने जाना था। ये एम्पायर ख़त्म हो जाती है नियर अबाउट 200 BC। ओके, इसी मीन टाइम ये एक ट्रेड रूट डेवलप हो चुका है। ये जो है रूट डेवलप हो चुका है, लैंड रूट है ये यूरोप से लेकर चाइना तक का। इसी को आप जो है सिल्क रूट कह लो, ठीक है। सिल्क रूट यहाँ से जो है चाइना में सिल्क यहाँ से इधर सप्लाई होता था, इधर इंडिया साइड भी, इंडिया में भी आ जाता था। और ये जो है सी से भी कनेक्ट हो रहा है, तो मैरीटाइम ट्रेड रूट भी कुछ ऐसा ही है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट हर तरह से, क्योंकि ट्रेड किसी भी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। तो लगभग 200 BC में मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो जाती है। जो लास्ट मौर्यन रूलर है वो जो उसकी डेथ, उसको मार देते हैं। ओके, पुष्यमित्र शुंगा उनको मार देते हैं। और यहाँ ये जो बड़ी सी एम्पायर है वो छोटे छोटे एम्पायर्स में, छोटे छोटे राज्यों में टूट जाती है। तो इन राज्यों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लो कि ये जो इतनी बड़ी एम्पायर हुआ करती थी, मौर्यन एम्पायर जो थी, ये एक बैरियर प्रोवाइड करती थी, डिफेंस प्रोवाइड करती थी बाहर से कोई भी अगर अटैक करे, ठीक है। चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे जो है थ्रू आर्मी, चाहे थ्रू वॉर, जैसे भी, तो एक डिफेंस प्रोवाइड हुआ करती है, सप्लाई हुआ करता था इस एरिया में, ठीक है। ये बहुत ही वल्नरेबल एरिया है। जो है हम पूरी हिस्ट्री में, इवन अभी हम मिडिवल में भी जाएंगे तो हम इसकी बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। चाहे वो मंगोल्स अटैक कर रहे हो, चाहे गाजी आ रहे हो, चाहे कोई भी आ रहा हो। ओके, तो इधर से अटैक्स बहुत कॉमन है और यही रीज़न है कि पानीपत में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, ठीक है। तो इधर से अटैक्स बहुत कॉमन है। जब मौर्यन एम्पायर थी तो इधर से अटैक्स नहीं हो पा रहे थे, बट मौर्यंस के ख़त्म होने के बाद ये बहुत वल्नरेबल एरिया हो गया और बाहर से फॉरेन रूलर्स हम पे अटैक करने लगे और बहुत सारे फॉरेन रूलर्स अंदर आके रूल भी करने लगे। तो एक बहुत बड़ा टाइम है जो फॉरेन रूलर्स रूल कर रहे हैं। मौर्यंस के ख़त्म होने के बाद ये 200 BC में जब मौर्यंस ख़त्म हो गए हैं, इसके बाद ये 400 साल की ऑलमोस्ट डार्क एज है। 200 BC से 200 AD डार्क एज इसलिए है, ऐसा नहीं कि हम जो है खाने पीने के वांदे पड़ गए थे, ऐसा नहीं है। डार्क एज इसलिए है कि कोई बड़ा इंडियन रूलर या कोई बड़ी डायनेस्टी या कोई बड़ी इंडियन एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। जो भी एम्पायर हुई है, हमारे ऊपर बहुत सारे फॉरेनर्स इस समय रूल कर रहे हैं। यही टाइम है जब कनिष्क आएंगे, यही टाइम है जब शाकाज आएंगे, ठीक है। बाक्ट्रियंस हमारे ऊपर रूल करेंगे। तो ये वो टाइम है जब हम खुद अपने ऊपर रूल करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। बाहर से अटैक होगा और हम पे बहुत सारा हम पे रूल किया जाएगा। ओके, तो ये वो जो है वल्नरेबल टाइम है। जैसे कि बेसिकली जो है ये पूरा नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे हैं, फॉरेनर्स हैं सारे। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं, इंडो ग्रीक्स रूल करते हैं। उसके बाद शाकाज आते हैं और शाकाज के बाद कुषाण। तो कुषाण तो बहुत बड़ी एम्पायर स्टैब्लिश कर ले जाते हैं, पूरी कुषाण एम्पायर है, बहुत दूर तक कुषाण एम्पायर है, ठीक है। तो कुषाण में ही कनिष्क हैं जो गोल्ड कॉइन वगैरह इशू करेंगे। तो ये जो पार्ट है, हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑलमोस्ट फॉरेनर्स के हाथ में है इस टाइम पे, नॉर्थ वेस्ट। आगे बात करते हैं सेंट्रल पार्ट। अगर बात करें थोड़ा सा नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट ले लें। ये वाला जो एरिया है, प्लीज़ इसकी बात मैं नहीं कर रहा, ये पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं। पाटलिपुत्र में देखो, पुष्यमित्र शुंगा ने ही मारा था आखिरी मौर्यन रूलर को। तो पहले शुंगा डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है, फिर इनको मार के कनवास आते हैं, कनवास रूल करते हैं, और इनके बाद 300 AD में सीधे गुप्ताज ही आते हैं। तो ये एरा खत्म हो जाता है इनके साथ, सीधे गुप्ताज। फिर गुप्ताज जब आएंगे तो फिर वो पूरे पे ही कब्जा कर लेंगे, वो फिर एक बड़ी इंडियन एम्पायर क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसके बाद गुप्ता ही एक बड़ी इंडियन एम्पायर क्रिएट करते हैं। ओके, वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट पहले शाकास, मतलब पार्टली ये शाकास के हाथ में रहा है, बट मेन कंटेंडर यहाँ पे 100 से 300 AD तक कह सकते हो, बड़े कंटेंडर, बहुत मतलब लगभग 400 साल का राज्य है इनका, सतवाहनास का। तो डेक्कन में जो है ये सतवाहना एम्पायर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सतवाहना एम्पायर, काफ़ी फेमस लोग इनमें से सतकारणी हैं, यहाँ से निकले हैं। इसके बाद वक्कटकाज यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं, वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में 300 AD में वक्कटकाज आ जाते हैं। ओके, साउथ में बात करते हैं तो 200 BC से 200 AD, यानी जो डार्क एज की बात कर रहे हैं, उस टाइम में 3 एम्पायर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है। एक है चोला,
एक है चेरा और एक है पांड्या। तो चोला, चेरा, पांड्या, सीसीपी, ये थोड़ा यहाँ साउथ इंडिया में रूल कर रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है एम्पायर हो जाएंगी चालुक्याज और पल्लवाज, और चोलाज एग्जिस्ट करते रहेंगे। इवन मिडिवल में हम पढ़ेंगे कि चोलाज एम्पायर कितनी जो है प्रोमिनेंट हो गई, कितनी बड़ी हो गई। तो ये जो है सीन है हमारा इस 500 साल के टाइम में, ठीक है। और इसी टाइम में जो है ये 400-500 साल का टाइम है, इसी में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, नए नए शहर बनकर आएंगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, नई नई बिल्डिंग्स बनेंगी, जैसे कि स्तूपास बनेंगे बहुत सारे इसी दौरान, ठीक है, और बहुत सारे नए ट्रेडिंग रूट्स बनेंगे। तो ये वो टाइम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो डार्क एज हम इसे भले भले कह रहे हैं, इस टाइम को हमने स्टार्टिंग में डार्क एज कहा था, लेकिन एक बात और समझो, इसको मर्केंटाइल एज भी कहा जाता है। ट्रेडिंग के मामले में ये डार्क एज नहीं, ब्राइटेस्ट एज है, ठीक है। बहुत ट्रेड हुआ है, नए नए रूट्स बन रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे। तो ट्रेड के मामले में, पैसे के मामले में बहुत अच्छा रूट, बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी पैसा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। जो बाहर से भी फॉरेन रूलर्स आ रहे हैं वो भी जो है काफ़ी पीस कीपिंग है, काफ़ी जो है हारमोनी बना के रखते हैं, धर्म वगैरह में लड़ाई नहीं कराते। इवन वो खुद इंडियन नाम अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कनिष्क, तो वो इंडियन, बाहर से फॉरेन से आते हैं और यहाँ पे आके वो इंडियन नेम ले लेते हैं, नया इंडियन रिलीजन अडॉप्ट कर लेते हैं, ओके। जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करने लगेंगे। तो इसकी वजह से वो इंडियन ही हो जाते हैं और इंडियन बन के राज्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई ब्रिटिशर्स टाइप है, बाहर से आए हैं और हम पे अटैक करके हमें लूट रहे हैं, नहीं, वो वाली चीज़ नहीं है। वो वाली चीज़ हमको थोड़ा सा जो है, जब वो गौरी वगैरह आएंगे, कुछ इन्वेडर्स आएंगे, या फिर जो हमने क्रैश कोर्स में बात करी है नादिर शाह की, वो लोग थे जो बाहर से आते थे उसी रूट से और अटैक करके लूट के जाते थे। लेकिन ये लूटने वाला काम यहाँ पे नहीं रहा है। ये काफ़ी इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इस पीरियड का भी, ओके। तो इसी टाइम की हम बात करेंगे कि आगे कैसे नए नए शहर और नए नए गांव बनकर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, प्लीज डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, वो भी हिस्ट्री की। तो इस चैप्टर में बात करेंगे जो अब तक के जो नए राजा वगैरह बने थे और जो चेंजेस आ गए थे, उसके बाद जो नए शहर और नए गांव जो है बनेंगे, उनके बारे में जो है बात करेंगे, किस तरह से लोग रह रहे हैं, क्या बेसिकली क्या ट्रेंड है सोसाइटी का, ओके। तो दिस इज़ अबाउट मी। और अब तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब मगध के अंपायर, मौर्यन अंपायर की, उसके साथ हमने बात करी थी कि एक डार्क एज है, ये 400 साल का, 200 से 200 का जो टाइम है, इसमें कोई भी जो है बड़ा इंडियन एम्पायर कोई नहीं आया, कोई बड़ा राजा नहीं है जिसने पूरे इंडिया पे राज किया हो। और अशोक की हमने बात करी थी इसके पहले कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को बात कर चुके हैं कि अशोक जो है राज्य कर रहे थे। और उसके बाद जो है बाद में हम बात कर रहे थे कि ये अशोक के जाने के बाद, मौर्यंस के जाने के बाद किस तरह कई सारे छोटे मोटे राजा आ गए थे, जैसे कि शाका, सतवाहनास, वकटकास, ओके। तो ये सारी हम बात कर रहे थे। साउथ में चोलास, चेरास, पांड्यास की हमने बात कर दी थी, ओके। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि जो है इसी टाइम में क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है बढ़ जाता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटीज़ में, चाहे वो कि खेती हो, चाहे नए नए शहर आ रहे हैं, चाहे क्राफ्ट प्रोडक्शन में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, जैसे कि स्तूपास वगैरह बहुत सारे इस समय बनाए गए हैं, और बहुत सारे नए ट्रेड रूट्स जो है इस टाइम में फॉर्म हो गए। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या हुआ इस दौरान। तो जैसा कि हमने कहा कि आयरन का, जो लोहे का जो इस्तेमाल है, वो 1000 BC के आसपास स्टार्ट हो गया था। और लोहे की होने की वजह से जो है लोहे के जो ये इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि हल हो गया, एक्स हो गया। अब जैसे लोहे का एक्स होगा तो जंगल काटना आसान हो जाएगा। जब जंगल काटना आसान होगा तो जंगल को हटा के वहाँ पे खेती होगी, खेती ज़्यादा होगी तो सरप्लस फूड होगा तो ज़्यादा सिटीज़ को, ज़्यादा शहरों को सपोर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। आयरन प्लफ, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, आयरन प्लफ लोहे का हल अगर होगा तो ज़्यादा अच्छी खेती हो पाएगी। तो आयरन के आने की वजह से एक एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ। दूसरा जो रीज़न था इस समय इरिगेशन जो आ गया था। अब जब मानसून पे डिपेंडेंट ना होके खुद का कुछ इरिगेशन का जुगाड़ जो है लोगों ने बना लिया था, कुछ ऐसा टेक्निक्स निकाल ली थी, है ना। चाहे वो कैनाल्स यूज़ कर रहे थे, चाहे कुआं खोद के, या फिर टैंक वगैरह बना के, या फिर आर्टिफिशियल कोई लेक बना के। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बड़ी बड़ी किंगडम्स को सस्टेन किया जा सकता था, ओके। तो एग्रीकल्चर एक बड़ा स्कोप बना, जिसकी बड़ा जो है बेस बना, जिसकी वजह से नए नए शहर और नए नए गांव उभर के आए, ठीक है। तो पहले गांव की बात करते हैं, शहर की बात थोड़ी बाद में करेंगे। तो गांव में जो है बेसिकली 3 तरह के लोग रह रहे थे। ऐसा हमें तमिल में जो संगम लिटरेचर है, एक्चुअली पता नहीं आ रहा क्यों लिखा मैंने, ओके। तो संगम लिटरेचर तमिल में जो है 3 तरह के लोगों की बात करता है। सबसे पहले बात करता है, एक वेल्लार होते हैं, वेल्लार जो वेल्ले हैं, जो है लार्ज लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जमींदार टाइप के हैं।
उजावर इज ऑर्डिनरी प्लॉमैन, थोड़ी बहुत ज़मीन अपनी खेती कर रहे हैं, आम किसान है उजावर। और इसके अलावा कदई सियार और आदिमाई, कदई सियार और आदिमाई एक्चुअली लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो है जिनकी इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीनों में खेती कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये इनमें जो है गुलाम भी इंक्लूडेड हैं। ओके, तो कदई सियार एंड आदिमाई, ऐसे सवाल जो है बहुत कॉमन है, पूछे जा सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, वो साउथ में बात कर रहे थे, संगम लिटरेचर से हमको पता चला है नॉर्दर्न पार्ट में एक ग्राम भोजक जो है कहा गया है। ग्राम भोजक एक्चुअली गांव का प्रधान है, हेडमैन है, जो सबसे बड़ा जमींदार है, सबसे बड़ी उसकी ज़मीन है, और ये पोस्ट जो है हेरिडेटरी है, ज़मींदार का बेटा ही ज़मींदार बनेगा। ओके, ऐसा नहीं कि कोई जो है इलेक्शन हो रहा है उसकी वजह से बन रहा है। ठीक है, ये ज़मींदार इतना पैसा है, इतना प्रॉस्पेरस है ये कि ये एक गुलाम खरीद सकता है। ठीक है, वर्कर्स खरीद सकता है अपने यहाँ खेती कराने के लिए, तो खुद खेती नहीं कर रहा है, ये दूसरों से खेती करा रहा है। ठीक है, प्लस इतना जो है इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि एज अ जज काम करता है, एज अ पुलिस काम करता है, मतलब कंडीशनल है, ऐसा होता भी होगा, कहीं कहीं होता होगा, कहीं कहीं नहीं होता होगा। ओके, तो एज अ जज भी फंक्शन कर रहा है, एज अ पुलिस भी फंक्शन कर रहा है, और अगर उसे राजा कहे कि पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करो, तो ये राजा के लिए वो कभी कभी ये काम भी करता है। ठीक है, जो सिंपल किसान है उनको गृहपति कहा गया है, स्मॉल लैंड ओनर्स, बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, अपनी थोड़ी बहुत जमीन में खेती करके काम चला रहे हैं। और कर्मकारा, जैसे हम पहले इनके बारे में बात कर चुके हैं, कर्मकारा आर दी लैंडलेस लेबर, इनके पास खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की जमीनों में जाके खेती कर रहे हैं। फिर ज़्यादातर विलेजेस में या ब्लैक स्मिथ होगा, जो लोहे का काम कर रहे हैं, पॉटर हैं, पॉटरी वगैरह जो बना रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, वीवर हैं, कपड़े बनाने वाले, कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं, जब यहाँ जिक्र हुआ संगम लिटरेचर का, तो संगम लिटरेचर में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। ये जो है तमिल का कह सकते हैं कि जो शुरुआती काम है, सबसे पहली किताब जो तमिल में मिली है हमको, या सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है शुरुआती उसमें टाइम की हमको मिली है, 300 BC के आसपास जो है ये वर्क किया गया था, तो जो है वो संगम लिटरेचर है। और जो है ऐसा कहा जाता है कि कुछ पोएट्स की असेंबली वगैरह होती थी, कुछ शास्त्रार्थ करते होंगे, ऐसा ग्रुप ऑफ बहुत सारे पोएट्स एक साथ मिलके एक असेंबली करते होंगे, मिलके बैठ के बातें करते होंगे, अपना अपना कवि सम्मेलन टाइप का होता होगा, और वहाँ पे ये लिटरेचर लिखा गया होगा। और ये सब कवि सम्मेलन होता था मदुरई में। तो साउथ में मदुरई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे जो है आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, गांव की बात हमने कर ली, गांव में साउथ और नॉर्थ दोनों की बात कर ली। अब थोड़ा शहरों की बात करते हैं। शहरों में बहुत कुछ है, शहरों में कहानियां हैं, शहरों में ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि जगह जगह से ट्रैवल करके, कोई ट्रेडिंग के लिए तो कोई जो है जॉब लेने के लिए जो है ट्रैवल करके शहर जा रहा है। प्लस वहाँ पे स्कल्पचर है, लोग जो है कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मिट्टी का, पत्थर का, आर्कियोलॉजी है शहरों में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरीज़ की। तो स्टोरीज़ एक्चुअली जातक कहानियाँ हैं, जातक कहानियाँ एक्चुअली बुद्धिज़्म से रिलेटेड कहानियाँ है कि भगवान बुद्ध ने कुछ ऐसा किया, कुछ वैसा किया। उन कहानियों से हमें शहरों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, जातक कहानियों से, तो जातक कहानियाँ जैसे आम आदमी जो है इन आम आदमी के बारे में कहानी थी, और जनरली जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो हुआ करते थे, वो इन जातक कहानियों के थ्रू लोगों को कुछ सिखाने के लिए जो है लिखा करते थे, और इन जातक कहानियों के बाद में पढ़ के हमें शहर की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। उसी तरह स्कल्पचर्स, जो शहर में स्कल्पचर बनाए जा रहे थे, तो इन स्कल्पचर्स, जैसे आप कभी सांची स्तूप जाओगे तो वो वहाँ पे एक स्कल्पचर में पूरा एक सीन डिपिक्टेड है शहर का, तो वहाँ से उन सीन से जो शहर के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है कि जय शहरों में कैसी लाइफ थी, गांव में कैसी लाइफ थी, जंगलों में कैसी लाइफ थी। और इन स्कल्पचर के थ्रू ही जो है जो बिल्डिंग्स थी या रेलिंग्स थी, उनको डेकोरेट किया जाता था। आप कभी प्लीज़ सांची स्तूप जाके विजिट करो, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या है, और बहुत खूबसूरत है, वो देखने लायक है। ओके, तो जैसे कि मेजर शहर जो थे, वो जो अगर 500 BC में बात करें, जो मेजर शहर वो थे जो महाजनपद के कैपिटल हुआ करते थे। उसमें बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, फोर्टिफिकेशन हुआ करता था, और यही जो बाद में भी कंटिन्यू रहता है। इवन 200 BC से 200 AD में भी ये कंटिन्यू रहता है। रिंग वेल्स होते थे, जो है बड़ी रिंग्स जो है मिट्टी की रिंग्स वगैरह बना के बड़े गड्ढे टाइप के बनाए जाते थे, और इन रिंग वेल्स को जो है ये या तो मिट्टी के हो सकते थे या सिरेमिक के हो सकते थे, और एक दूसरे के ऊपर एक अरेंज थे। ठीक है, ये जो रिंग वेल्स थे ये बहुत अंदर गहराई तक जाते थे, और एज अ टॉयलेट यूज़ किया जा सकता था, उसके अंदर गार्बेज डिस्पोज किया जाता था, डंप किया जा सकता था। ठीक है, एज अ ड्रेन भी यूज़ किया जाता रहा होगा। ओके, तो जनरली ये जो है ये जो रिंग वेल्स हैं, ये हर घर में ऑलमोस्ट पाया जाता था, कि हर घर के नीचे ड्रेनेज पैटर्न के रूप में। ओके, तो इंडिविजुअल घरों में जो है एज अ ड्रेनेज पैटर्न इन्हें बनाया जाता होगा, इन रिंग वेल्स को। तो इस पर एक डायरेक्ट सवाल कभी ना कभी पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, और जो महल हुआ करते थे, या मार्केट्स हुआ करते थे, या जो घर हुआ करते थे, इनके जो अब आज अगर हम देखें कि उसके रिमेन्स बचे हों, तो बहुत ऐसा कुछ हमको बहुत रिमेनिंग उनका कोई पार्ट ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि वो शायद सर्वाइव नहीं किया होगा। हो सकता है वो लकड़ी वगैरह का बनाया जाता होगा, तो इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, बट फिर भी थ्रू सेलर्स, जो भी सेलिंग वगैरह करके वहाँ पे लोग आते थे, या ट्रेडर्स वगैरह जो वहाँ पे आते थे,
ठीक है, जो ट्रैवलर्स घूमते फिरते वहाँ से घूमने आते थे, तो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़ के हमें बहुत कुछ इन शहरों के बारे में पता चलता है। ओके तो इसी बीच बात करते हैं गाज़ा की। बरी गाज़ा एक्चुअली भरूच की बात हो रही है। तो भरूच यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, भरूच थोड़ा सा ढूंढ सकते हो, आपकी भरूच है और इसका ग्रीक नेम है बरी गाज़ा। तो ये जो है बहुत जो है नैरो गल्फ के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है जो है नदी को शिप को नेविगेट करके ले जाना। आजकल भी ऐसा ही होता है कि जो है कई जगह बहुत शैलो वाटर होता है या बहुत पतला सा पानी होता है, तो उसमें शिप को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली बहुत सारे पोर्ट्स में या ऑलमोस्ट सारे ही पोर्ट्स में पायलट आता है, वो शिप को लेके जाता है। तो उस समय भी लोकल पायलट हुआ करते थे जो वहाँ के पानी को जानते थे और वो उस जहाज को अंदर लेके जाते थे। इस जगह पे इंपोर्ट होता था बेसिकली वाइन का, कॉपर का, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर का। और ये लोग एक्सपोर्ट करते थे जो है हिमालयन पेड़ों का या फिर आइवरी, ओके, कार्निलियन, सिल्क, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट किया करते थे। तो और यहाँ पे जो आते थे, जो ट्रैवलर्स वगैरह आते थे, वो चाहे राजा के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके आते थे। तो ये थोड़ी सी भरूच की कहानी है कि हाँ किस तरह वहाँ ट्रेडिंग वगैरह बहुत पॉपुलर है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख रहे हो आप कि आप एक छोटी मोटी एक आध चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, पूरी लाइन है, तो बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उस टाइम में जैसा मैं कह रहा हूँ कि उसे मर्केंटाइल एरा भी कहा जाता है, 200 BC से 200 AD। तो वो जो टाइम है उसमें बहुत बहुत ट्रेडिंग हो रही है। तो जब ट्रेडिंग वगैरह हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। तो कॉइन्स तो हम जैसे महाजनपद टाइम से ही कॉइन्स आ गए थे। तो स्टार्टिंग में जो कॉइन्स थे वो पंच मार्क कॉइन्स थे कि आपने जो है कुछ कॉपर वगैरह का कुछ बनाया और उसमें एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना दी, पंच कर दिया उसके ऊपर, तो वो कॉइन बन गया। तो ये सबसे जो है पुराने कॉइन्स हैं और जो है लगभग 500 साल तक ये चलते रहे। तो क्या था कि सिल्वर या कॉपर का कुछ जो है मेटल एक शेप बनाते थे और उस पर पंच कर दिया जाता था, ठीक है। तो जो है इसी की वजह से, इसी के थ्रू जो पैसा लोग मेजर करते थे उस समय, जैसे आज हम रुपए में मेजर करते हैं, वैसे उस समय कॉइन्स में मेजर किया जाता था। ओके, कॉइन्स तो एक सिस्टम था ही, बट उसके साथ ये लोग बार्टर सिस्टम भी फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम आप जानते हो कि एक सामान के बदले दूसरा सामान आप ले लेते हो, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम भी चल रहा था, जैसे वाइट पैडी के बदले सॉल्ट ले लिया जाता था, ठीक है। और ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन होता था कार्ट्स में, है ना। तो जो है कार्ट्स उस समय यूज़ करे जाते थे, जानवर यूज़ करते थे, कार्ट के थ्रू बहुत सारा सामान इधर से उधर ले जाया जाता था, ठीक है। और ट्रेडर्स जो थे वो जनरली अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल किया करते थे। और ये जो सॉल्ट का प्रोडक्शन था बेसिकली जो कोस्टल एरिया था वहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन खूब हुआ करता था। ओके, तो बार्टर सिस्टम भी काफ़ी एक्टिव था। एक सिटी इंपॉर्टेंट है, एक मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। ये 200 BC से 200 AD वाला जो टाइम है, इसमें मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये इंपॉर्टेंस जो है सिंस 500 BC चल रही है, पर ये वाला जो दौर है इसमें इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न ये है कि मथुरा नॉर्थ साउथ रूट पे भी पड़ रहा है इंडिया में, और जो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट वाला रूट है, ठीक है, जो क्रॉस जो है कहते हैं कि मथुरा जो है क्रॉस रोड पे है। तो इधर से भी ऊपर से नीचे जाओगे तब भी मथुरा पड़ेगा और दाएं से बाएं जाओगे तब भी मथुरा पड़ेगा। प्लस यहाँ पे बहुत बड़ा सा फोर्टिफिकेशन कर रखा था मथुरा का। प्लस वहाँ पे बहुत सारी श्राइन्स हैं, पूजा मंदिर वगैरह बहुत है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे पिलग्रिम्स भी आया करते थे। प्लस वहाँ पे बहुत जो है क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह बहुत अच्छी है तो पैसा भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो फाइन स्कल्पचर्स वहाँ के फेमस है, तो इसलिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। कंपेयर किया जाता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से। ऐसा यूपीएससी में एक सवाल भी आ चुका है कि यह है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में था कि बेसिकली उसमें बताइए कि इंडो ग्रीक जैसा क्या है, ठीक है। और यहाँ पे फार्मर्स, इसके आसपास मथुरा के आसपास जो है बहुत सारे किसान और बहुत सारे जो है हर्डर्स जो है चरवाहे थे, वो भी वहाँ पे रहते थे और इसको खाना सप्लाई करते थे। ओके, मथुरा इतनी इंपॉर्टेंट है कि 100 AD में कुषाण ने मथुरा को ही अपना कैपिटल बनाया था। जो कनिष्क हम राजा की बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, कुषाण, तो कुषाण जो डायनेस्टी थी उसने मथुरा को अपना कैपिटल चूज किया था। ये एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है स्पेशली बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। दो यहाँ पे जैन श्राइन भी है और यहाँ पे मथुरा को आपको पता ही है कृष्ण भगवान के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है मथुरा। तो एक रिलीजियस सेंटर भी है, मतलब इतना बढ़िया ट्रेडिंग, इतना अच्छा पॉइंट होने के बावजूद, मतलब उसके अलावा एक बहुत रिलीजियसली भी बहुत जो है रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं, पत्थरों पे कुछ कुछ लिखा गया है, ठीक है। इस पे लिखा गया है कि किसी ने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो भी इस पे रिकॉर्डेड है, ठीक है। और जनरली ये जो गिफ्ट वगैरह थे, ये जो है पत्थर वगैरह थे, जो इंस्क्रिप्शन थे, वो राजा रानियों वगैरह के थे, ठीक है। जो क्राफ्ट्समैन उनको गिफ्ट करते थे तो उनके बारे में कुछ कुछ लिखा गया है। ओके, तो थोड़ा क्राफ्ट की बात करते हैं। तो ये जो पिक्यूलियर टाइम है 200 से 200 वाला, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के लिए फेमस है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कुछ ऐसा दिखता है, तो नॉर्थ में है,
ब्लैक कलर का होगा, नाम में बता रहा हूँ, बहुत ही फाइन शीन होगी, एक शाइन होगी इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बहुत फाइन होता है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है इस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की। कपड़ों की बात करें तो कपड़ा कोई सर्वाइव तो नहीं किया होगा, लेकिन बनारस और मदुरई कपड़ों के लिए बहुत अच्छा सेंटर हुआ करता था। ओके, क्राफ्ट्समैन की एक और बात करते हैं। क्राफ्ट्समैन ने यहाँ पे एक ग्रुप बना रखे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं, श्रेणी। तो श्रेणी जो है बैंक की तरह काम करते थे, तो नए नए एंटरप्रेन्योर्स या नया नया कोई आता था तो उसको जो है उसके डिपॉजिट लेके, मतलब लोगों से जनरली एज अ बैंक भी ये लोग सर्वाइव करते थे, बैंक भी सर्विस देते थे, तो डिपॉजिट लेके इंटरेस्ट देते थे, प्लस लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ये श्रेणी जनरली क्राफ्ट्समैन मिलकर बना लेते थे और आपस में एक दूसरे की ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इन सब चीज़ों के लिए यह सप्लाई किया करते थे। ठीक है, मर्चेंट्स भी अपनी खुद की श्रेणी बनाते थे और यह ट्रेडिंग को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते थे थ्रू श्रेणी। ओके, स्पिनिंग एंड वीविंग रूल कुछ हुआ करते थे, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा है कि स्पिनिंग और वीविंग का भी रूल होता है। ठीक है, जो वर्कशॉप है वो उसकी जो भी स्पिनिंग और वीविंग की वर्कशॉप है उसका एक सुपरवाइजर उसको ध्यान रखेगा। जो विडोज हो गई या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड यंग वुमेन, नन्स, कोर्टिजन्स, कोर्ट की जो दरबारी हैं उनकी कोई माताएं हो गई, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स, इनको जो है अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से, वर्क की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से पैसा दिया जाता था। ओके, अरिकामेडू की बात करते हैं, पुडुचेरी में एक जगह है, तो 200 BC से 100 AD की हम थोड़ा बात करने जा रहे हैं। तो ये कोस्टल सेटलमेंट है और जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पे जो है सामान लेके आया जाता था। तो एज अ पोर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जो है ब्रिक स्ट्रक्चर है जो वेयर हाउस की तरह उस समय काम किया करता होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान बाहर से आएगा तो उसके ऊपर उसको स्टोर भी करना होगा। ठीक है, प्लस पॉटरी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन साइड से पॉटरी आती थी, M48 डिफरेंट तरह की पॉटरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक अलग तरह की पॉटरी, ग्लेस पॉटरी यहाँ पे जो है आ रही है। प्लस रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, ठीक है, ये सब थे। यहाँ हमको स्मॉल टैंक्स मिला है जो जनरली जो है कपड़े वपड़े डाई करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, और हमको बीड्स मिले हैं कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लासेस के। ओके, तो रोम की बात करते हैं, जो यूरोप का जो सबसे पुराने शहर है उनमें से कहा जा सकता है, और ये जो गंगा में जो डेवलपमेंट हुआ है उसी के कंटेम्प्रेरी रोम में भी डेवलपमेंट हुआ था। अगस्तस फर्स्ट एडी में जो है अगस्तस आते हैं और इस रोम को ब्रिक से मार्बल में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे पैलेसेस बनाते हैं, बहुत सारे एम्फी थिएटर्स बनाते हैं, और ह्यूज एक्वेडक्ट्स, जो तुम्हारा वाटर का जो है पैटर्न है, वाटर के पाइपलाइन सिस्टम है, वो वहाँ पे डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ट्रेडर्स की, किंग्स की और पिलग्रिम्स की इस दौर में। ठीक है, जिस दौर की हम बात करें 200 से 200 के आसपास वाली। ठीक है, थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ा देंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, प्लीज डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट समरी की बात कर रहे हैं, और अब थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़ाने वाले हैं हम। वही 200 से 200 की कहानी है, 200 BC से 200 AD, और हम बात करेंगे बेसिकली ये ट्रेडिंग कैसे किस तरह से बढ़ रही है, ट्रेडर्स के बारे में, और ये पिलग्रिम्स जो है धर्म से रिलेटेड थोड़ा ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो है कहानी आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो ये मेरे बारे में, और अब तक हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से विलेजेस में लोग रहते थे और किस तरह से शहरों की कहानियाँ हमको पता चली। तो हम बेसिकली अभी इसी टाइम जोन में हैं, मेन फोकस हमारा वही टाइम जोन है, उसके आगे पीछे थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो है कैसे हमको पता चला ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। तो क्या है कि बहुत सारी जगह बिखरी हुई चीज़ें मिली हमको जो है एक्सकेवेशन करते हुए, जैसे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ साइड में हमको ये जो है नॉर्दर्न ब्लैक जो है पॉलिश्ड वेयर मिला है, जिसकी हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। तो उस पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमको ये बिखरा हुआ मिला है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ट्रेडिंग होती रही होगी। साउथ इंडिया में गोल्ड और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते थे, स्पाइसेस इतना ज़्यादा पॉपुलर थे कि ये जो पेपर था ये रोम में इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इसे ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता था। बहुत सारे प्रेशियस स्टोन, बहुत सारे कीमती पत्थर हमको जो है साउथ इंडिया में मिला करते थे। और ये जो ट्रेडिंग होती थी बेसिकली जहाज़ों से होती थी, या फिर ज़मीन पर अगर होती थी तो कारवां जो है इन बंजारों के या ट्रेडर्स के कारवां हुआ करते थे, वो एक साथ मूव करते थे और ये ट्रेडिंग किया करते थे। ओके, तो बहुत सारे जो है रोमन गोल्ड कॉइन्स भी हमको मिले हैं साउथ इंडिया में, जो दर्शाते हैं कि हमारा रोम से उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करता था। और इसका मेंशन संगम की जो किताबें हैं, संगम लिटरेचर जो हम बात कर रहे थे, संगम लिटरेचर की किताबों में भी इसका मेंशन मिलता है। बहुत सारे सी रूट्स इस टाइम में ढूंढे गए अलॉन्ग द कोस्ट, मतलब जो है समुद्र के किनारे, तट के किनारे मूव करते करते भी एक जो है ट्रेड किया जा सकता है। प्लस कुछ ऐसे भी रूट ढूंढे गए थे कि मानसून में हवाओं के रुख की वजह से अरेबियन सी क्रॉस करी जा रही थी, अब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस किया जा रहा था। और जाहिर सी बात है अगर आपको इन्हें क्रॉस करना है तो आपको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग शिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो समय ऐसा था कि कई सारे स्ट्रॉन्ग शिप्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मजबूत जहाज बना दिए गए थे, जिनसे ये ट्रेडिंग बहुत आराम से हो पा रही थी। ओके, तो जो है इसी ये जो ट्रेडिंग हो रही थी ये कोस्ट के बदौलत, इसी वजह से
कोस्ट के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो है डेवलप हो रही थी। इस कोस्ट लाइन के अलोंग बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स डेवलप हो रही थी, और ये प्रॉस्पेरस इसलिए हो रही थी क्योंकि इस ट्रेडिंग की वजह से इनका आप कह सकते हो कि जो है जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इतना जो है इनकी फेवर में था कि जो है बहुत ज़्यादा रिच हो रहे थे, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी में बढ़ती जा रही थी। तो अगर आप साउथ इंडिया को देखते हो, साउथ इंडिया में बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, पहाड़ है, प्लेटोज हैं और नदियाँ भी हैं, जैसे कावेरी बेसिन। जो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कावेरी बेसिन बहुत फर्टाइल जो है एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो जो राजा इन एरियाज़ को कंट्रोल कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो बहुत बहुत अमीर होते जाएंगे, बहुत पावरफुल होते जाएंगे। ओके, तो इन्हीं पावरफुल राजाओं में जो है एक जिक्र है, संगम लिटरेचर में एक जिक्र है मूवेंदार का। मूवेंदार मतलब वो तीन राजा वही हैं, सीसीपी, चोलास, चेराज और पांड्यास। चोलास, चेराज, पांड्यास आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये तीन रूलिंग फैमिली थी, मेजर फैमिलीज थी जो यहाँ पे रूल कर रही थी, और ये जो है 300 बीसी तक आते आते बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। ओके, तो कहानी हमारी 200 बीसी से थोड़ा सा 200 बीसी से जो है ऊपर, 200 बीसी से वही 200 एडी के बीच ही हम लगभग बातें कर रहे हैं। ओके, तो हर तीनों में ही एक जो है एक शहर होता था जो कोस्ट के किनारे था, और एक शहर अंदर था जो बहुत स्ट्रांग था। तो एक शहर अंदर की तरफ और दूसरा कोस्ट का। तो टोटल 6 शहर इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पूहर या फिर कावेरीपट्टनम कह सकते हो, ये चोलास के पास था, और जो है दूसरा था मदुरई पांड्यास की कैपिटल थी। दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो इसमें क्या था कि कोई रेगुलर टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ करता था, ठीक है। वो क्या था कि कोई अपने मन से कोई गिफ्ट देना चाहे राजा को तो वो गिफ्ट दे सकता था, बट इसके बावजूद बहुत सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते थे, एक दूसरे पे आक्रमण या फिर जब बगल वाले राज्य पे आक्रमण हुआ करता था, लड़ाई भिड़ाई करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित किया जा सके, ठीक है। और जो नेबर्स किंग्स हुआ करते थे जनरली जो है कुछ ट्रिब्यूट, कुछ गिफ्ट दिया करते थे ताकि उनके ऊपर अटैक ना हो, और ये जो भी जो है धन जीता जाता था, जो भी जीत होती थी, वो जो है राजा में और उसकी फैमिली और फॉलोअर्स में और जो भी जो है सेना होती थी उन सब में बांट दिया जाता था। ऐसा भी जो है इंस्टेंस हमको ऐसा भी जो है पता चलता है, संगम लिटरेचर पढ़ के हमको पता चलता है कि कई बार जो पोएट है उनको भी बहुत जो है कीमती कुछ जो है सोना, जेवर जवाहरात और हाथी घोड़े दान में दिए गए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सारी बातें। ये चोलास, चेरास, पांड्यास के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है सतवाहनाथ। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, 100 एडी के आसपास 400 साल तक इन्होंने लगभग राज्य किया था। तो ये जो एरिया है सतवाहनाथ, इन्हें दक्षिण पथ का जो है राजा भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पथ यानी साउथ में जाने वाला रास्ता, तो साउथ में जाने वाले रास्ते के ये राजा हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम है गौतमीपुत्र श्री सतकारणी, जिसके बारे में हमको पता चलता है कि पत्थर पे कुछ लिखा गया है, वो लिखवाया था इनकी माता श्री ने, गौतमी बाला श्री ने, ठीक है। तो एक सतवाहना एक है जिनका यहाँ पे अच्छा खासा जो है राज्य है। ये लड़ाई भिड़ाई बहुत करते हैं, जो भी सदर्न और ईस्टर्न जो है कोस्ट पे राज्य है उनके ऊपर उनसे लड़ाई भी होती है। तो ये हम जो है पहली बात कर चुके हैं इस रूट की। ये जो है सिल्क रूट है, चाइना से सिल्क चला जा रहा है यूरोप की तरफ। तो सिल्क रूट 2 बातें ध्यान रखने वाली, ये कनेक्टेड है यहाँ पे कहीं बे ऑफ बंगाल साइड में भी, और ये कनेक्टेड है यहाँ कहीं इंडस के माउथ की, इंडस नदी जहाँ पे मिल रही है वहाँ भी कनेक्टेड है, और यहाँ से ये रोम लेके जाया जा सकता है, प्लस यहाँ से भी आप इधर उधर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ज़मीन से लेके आओ और फिर आप इधर जो है पानी के रास्ते भी ले जा सकते हो या ज़मीन के रास्ते भी ले जा सकते हो। ओके, तो हमें थोड़ी सिल्क रूट की कहानी समझनी है। तो उसके पहले सिल्क रूट से पहले सिल्क की कहानी समझो। सिल्क कैसा होता है यार, ये तो जानते ही होगे, ठीक है। तो बात ये कि जो कुकून्स होते हैं सिल्क के, उनसे जो है किसी तरह इनको निकालते हैं। तो ये टेक्निक जो थी चाइना में डेवलप करी गई थी, और इनिशियली इसे बहुत सीक्रेट रखा गया था। लगभग 5000 BC या से लगभग 7000 साल पहले ये सिल्क डेवलप किया गया था। तो चाइनीज़ रूलर्स जो थे, क्योंकि सिल्क क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत फैशन में आ गए, स्पेशली रोम में फर्स्ट एडी के आसपास ये बहुत फैशन में आ गया। और ये चाइनीज रूलर्स क्या करते थे, गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करते थे ईरान और वेस्ट में। अब सोचो कि जो है रोम में ये फैशन में है, आप मान लो रोम में हो और आपको जो है सिल्क खरीदना है, तो सोचो ये सिल्क जो आ रहा है वो चाइना से चला आ रहा है, या तो ज़मीन के रास्ते चला आ रहा है या पानी के रास्ते चला आ रहा है, तो इतनी दूर से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये अमीरों की चॉइस होगी। लोग बहुत जो भी जो है पहनेगा वो जाहिर सी बात है बहुत अमीर होगा, बहुत प्रॉस्पेरस होगा। तो जो राजा इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हो गया ये भी बहुत कीमती प्रोडक्ट हो गया, तो जो भी सिल्क रूट पे के बीच में जो भी राजा सिल्क रूट को कंट्रोल करेंगे उससे उन्हें बहुत सारा टैक्स मिलेगा, उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि
वो राज्य भी जो रास्ते में है वो भी धनवान होते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा राज्य जो फेमस है वो कुषाण कुषाण की हम बात कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट लेसन में। तो कुषाण ऐसा है जिसका पूरा इन्फ्लुएंस था अपने राज्य में सिल्क रूट के ऊपर, और इससे इन्होंने बहुत कमाया भी था। तो कुषाण की अगर बात करें तो ये कुषाण अम्पायर है, तो सिल्क रूट पे इनके ऊपर इनका बहुत वर्चस्व है। तो 180 के आसपास जो है ये इस्टेब्लिश हो गए थे सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो कुषाण में थे वो थे कनिष्क। 100 AD के आसपास इन्होंने राज्य किया है, सबसे ज़्यादा फेमस है। और कुषाण के जो पावर सेंटर्स हैं वो है पेशावर, मथुरा, और एक और इम्पॉर्टेंट सेंटर है वो है हमारा तक्षशिला यानी गांधार में। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि वो जो हम बात कर रहे थे कि एक ब्रांच जो सिल्क रूट से यहाँ कनेक्ट हो रही है, और यहाँ से पानी के रास्ते भी रोम में ले जाया जा सकता था। जो शुरुआत में सोने के सिक्के इशू करे थे वो भी जो है इन्होंने ही करे थे। ओके, तो कनिष्क एक और चीज़ के लिए फेमस है कि उन्होंने कनिष्क ने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो है बैठे, आपस में उन्होंने डिस्कशन किया। ठीक है, और फिर उन्होंने जो है बहुत कुछ लिखा संस्कृत में। ठीक है, और इन्हीं के कोर्ट में थे अश्वघोष। अश्वघोष एक पोएट थे, और उन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी है। इस किताब का नाम है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष, दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से जो है एक महायान बुद्धिज़्म स्टार्ट होता है। महायान बुद्धिज़्म जो है अब तक क्या था, महायान बुद्धिज़्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब तक क्या था कि जो है बुद्धा को जो है कभी भी किसी पिक्चर में दिखाया जाता था तो एज अ सिंबल दिखाया जाता था। उनको जो है कभी पोर्ट्रे नहीं किया जाता था, बनाया नहीं जाता था। ठीक है, जैसे पीपल ट्री किसी जगह पे जो है लोग बैठे हुए सारे बीच में और पीपल ट्री दिखा दिया, तो पीपल ट्री एक्चुअली बुद्धा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, महायान बुद्धिज़्म में क्या हुआ कि बुद्धा को भगवान माना जाने लगा। ठीक है, एक महायान होता है, एक हीनयान होता है। हीनयान में बुद्धा को इंसान माना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि वो जो है बहुत अच्छे टीचर थे, पर महायान बुद्धिज्म में बुद्धा को भगवान माना जाता है। तो अब यहाँ पे स्टैचूज बनाई जाने लगी, उनकी मूर्ति बनाई जाने लगी, और यहाँ पे दो बड़े स्कूल ऑफ आर्ट्स बने, एक मथुरा और दूसरा तक्षशिला। ठीक है, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स कह सकते हो उसे, और दिस इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऐसे हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया बोधिसत्वा का। बोधिसत्वा में कहा गया है कि बोधिसत्वा बुद्धा का वो फॉर्म है, एक ऐसा बुद्धा जिन्होंने एनलाइटनमेंट मिल गया है, वो ब्रह्म ज्ञान उनको मिल गया है, बट उसके बावजूद वो जो है वो चाहे तो जो है अकेले रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, बट इसके बावजूद वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो दुनिया में रहें और लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएं, पढ़ाएं, कुछ लोगों की मदद करें। ठीक है, तो ये जो बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म है, धीरे धीरे फैलने लगता है, और ये सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, इन सब जगह भी ये फैलने लगता है। तो आप देखोगे कि इन देशों में बुद्धा की जो है स्टैचू की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, यानी बेसिकली वो महायान बुद्धिज्म की बात है। ओके, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, आपका होमवर्क है, आपको पता करना है दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म धीरे धीरे साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में भी फैलने लगा, और यहाँ पे हुआ क्या कि बहुत सारी गुफाएं काटी जाने लगी, और गुफाओं में से जो है वो विहार जो हम बात कर रहे थे ना, विहार, एक हमने करले चैत्य की बात करी थी, तो वो विहार जो है धीरे धीरे बनाए जाने लगे जहाँ पे लोग रह सके। ठीक है, तो ये जो विहार है बेसिकली इनमें ये बनाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी। तो जनरली ये किसी राजा या फिर कोई रानी या फिर कोई बहुत बड़ा मर्चेंट या फिर कोई बहुत अमीर किसान, ये लोग जो है ऐसी गुफाएं बनाते थे, और जनरली ये वेस्टर्न घाट्स के पास ही बनाई जाती थी। जो वेस्टर्न घाट्स में जो पासेस हैं, उन पासेस के आसपास ये गुफाएं बनाई जाती थी। क्यों, ये सवाल है, ये आप थोड़ा सोचो इसके बारे में। ठीक है, तो बुद्धिज्म धीरे धीरे फैलने लगा, और ये धीरे धीरे साउथ ईस्ट साइड में भी चला गया, श्रीलंका भी पहुंच गया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया पहुंच गया। और जो ये जो जगह है यहाँ बेसिकली जो पुराना फॉर्म है बुद्धिज्म का, थिरवाड़ा बुद्धिज्म, ये ज़्यादा पॉपुलर था। तो ये बुद्धिज्म का एक्सटेंट हम देख रहे हैं, ये काफ़ी दूर तक फैलता जा रहा है। हाँ, घाट वेस्टर्न घाट के पास क्यों होता है, वेस्टर्न घाट एक्चुअली क्या है कि वेस्टर्न घाट के जो पासेज हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे थे अंदर की सिटीज़ से। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रैवलर्स वगैरह रुक सकते हैं, और उनको जो है रहने की जगह मिल जाएगी, प्लस जो है उनके लिए सेफ्टी भी रहेगी। तो इसलिए जो है रीज़न ये था कि वेस्टर्न घाट्स के जो पासेस थे वहीं पर वो गुफाएँ बनाई जाती थी। ओके, तो अब बात करते हैं पिलग्रिम्स की। बहुत सारे जो है पिलग्रिम्स से जो तो पिलग्रिम्स बेसिकली तीर्थयात्री होते हैं जो तीर्थ के पर्पज से, धर्म के पर्पज से यात्रा करते हैं। तो बहुत सारे जो है तीर्थयात्री इंडिया में आए, जो बेसिकली बुद्धिज्म की वजह से बहुत सारे तीर्थयात्री जो बुद्ध में बिलीव करते थे वो इंडिया आते हैं। तो चाइनीज़ बुद्धिस्ट जो है चाइनीज़ बुद्धिस्ट तीर्थयात्री हैं, वो बहुत सारे जो है फेमस हैं, जो बुद्धा के मोनास्ट्रीज देखना चाहते थे, जो बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जानना चाहते थे। जैसे कि इंपॉर्टेंट है फायान 400 AD में आए थे, फिर जुआनजांग 600 AD में, और फिर आई किंग 650 AD में। ओके, तो फायान एडवेंचर्स बेसिकली
बेसिकली जो है एनसीईआरटी में लिखा है कि फाहियान जब वापस जा रहे थे बंगाल से तो काफ़ी तूफान का उन्हें सामना करना पड़ा था, नॉट इम्पॉर्टेंट। जुआनजांग इंडस में इनकी भी जो है बोट पलट गई थी, तो इनका भी काफ़ी नुकसान हो गया था। और जब ये जो है वापस जो है पहुँचते हैं चाइना, वापस पहुँचते हैं, तो बाकी का टाइम जो है अपना ये ट्रांसलेट करते हैं उसको संस्कृत से चाइना में। तो लगभग 600 मैन्यूस्क्रिप्ट ये लेके जाते हैं, वो भी घोड़े पर, और बहुत सारी स्टैचूज़ भी लेके जाते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ लेके जाते हैं बुद्धा की। जुआनजांग जो है वो बहुत सारा टाइम अपना नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत टैलेंटेड टीचर्स थे जो है लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे। तो जुआनजांग और बहुत सारे बाकी तीर्थयात्री भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे, कुछ सीखते थे। तो यहीं से जो है तीर्थयात्रियों से बात शुरू होती है भक्ति की। तो भक्ति एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, जरा ये समझते हैं भक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर देवी देवता की जो है पूजा स्टार्ट कर देते हैं, भक्ति स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो है स्टार्ट होता है लगभग पूजा करना, शिव की, विष्णु की और दुर्गा जी की पूजा यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, तो ये आइडिया बेसिकली भगवत गीता से आया है, जो कृष्ण और अर्जुन का कन्वर्सेशन है कि जो है आप मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। ये लगभग वो वाला जो है डेरिवेशन है, जिसमें कहा ये बेसिकली जो भक्ति है ये संस्कृत का शब्द भज, उससे आया है। भज का मतलब होता है डिवाइड करना या शेयर करना। तो ये जो भक्ति है ये बेसिकली जो है दो तरफा रिलेशन है, दो तरफा जो है रिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो भागवत है, भागवत यानी जो भगवान है, वो अपना भाग्य शेयर करता है। किससे शेयर करता है? भक्त से। तो जो भागवत है यानी भगवान जो है वो अपना अच्छा भाग्य भक्त से शेयर करता है। ये बेसिकली भक्ति का टॉपिक जो है आइडिया है। तो भक्ति में करना क्या होता है कि पूरी तरह से डिवोट कर देना होता है अपने जिस इष्ट देवी देवता को मानते हो, और आप उसे जिस जो है फॉर्म में पूजा करना चाहो फॉर्म में पूजा कर सकते हो। चाहे उसे इंसान मान लो, चाहे शेर मान लो, चाहे पेड़ मान लो, जो किसी भी इमेज में आप उसको बनाना चाहो तो पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिस्ट थे उनको नए नए आइडियाज आने लगे, तो नए नए तरह के जो है शेप में भगवान बनने लगे, और इनको स्पेशल घरों में रखा गया, और यहाँ से मंदिर बनना स्टार्ट हुए। तो यहाँ से जो टेम्पल आर्किटेक्चर वाली जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो भी यहीं से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारा स्कल्पचर होते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर बनाए इस चीज़ के ऊपर, जो है बहुत सारी जो है कविताएं लिखी गई हैं, और आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो है एक बड़ा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक जो पोयम कविता लिखी है एक भक्त ने, जिसमें इन्होंने कहा है कि अमीरी गरीबी भगवान नहीं देखते हैं। ये कविता लिखी है अप्पार ने, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तमिल के थे अप्पार, और ये बेसिकली वल्लाल है। वल्लाला आप मैं बता चुका हूँ क्या है। ये भगवान शिव की पूजा करते थे, अप्पर। ओके, ये हिंद क्यों कहा जाता है हिंदुस्तान, हम ये पहले बात कर चुके हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। फर्स्ट एडी में क्रिश्चियनिटी की शुरू होती है वेस्ट एशिया में। जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है बेथलेहम में, जो कि रोमन एम्पायर का पार्ट है। ठीक है, तो क्राइस्ट भी वही सिखाते थे कि प्यार फैलाओ, और जो है इन्हें माना गया था कि दुनिया को बचाने आए हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियंस, केरला के जो क्रिश्चियंस हैं, जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं, ये जो है वेस्ट एशिया से आए हुए हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो अगले इस लेसन में हमें बात करनी है जो नए अंपायर्स। इसके बाद बेसिकली हम गुप्ता अंपायर्स को जानना चाहते हैं कि गुप्ताज कौन थे, और वो हम बहुत डिटेल में उसमें भी नहीं जाने वाले, बट स्टिल एक जो है एक ओवरव्यू हमको लेना है गुप्ताज का। तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे गुप्ताज के बारे में। एंड प्लीज थैंक यू एंड कीप लर्निंग, एंड प्लीज डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट समरी। ओके, तो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि ये जो नए अंपायर्स आएंगी, नई किंगडम्स आएंगी आफ्टर ये 200 to 200 या 200 to 300 वाला जो टाइम अब तक जो हम बात कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दिस इज अबाउट मी। ओके, तो अब तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब मोविंदर जो थे वो 3 तरह के राज्य, सीसीपी, चोला, चेरास, पांड्यास की कहानी हम जान चुके हैं। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे इस एज की। तो इस एज की सारी बातें हम कर चुके हैं, सोसाइटीज़ की बात कर चुके हैं, राजा की बात कर चुके हैं। तो इसके अलावा आगे थोड़ी कहानी बनाते हैं। तो इसके आगे कहानी है गुप्तास की। ओके, तो ये 300 to 505 या 550 का टाइम कह सकते हैं कि ये जो गुप्तास वाला टाइम है, इसमें कहा जाता है कि जो गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है, जिसमें इंडियन जो है सोसाइटी पीक पे थी, कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पीक पे था, बहुत प्रॉस्पेरिटी और पीस हुआ करता था। प्लस यहाँ पे जो है टेक ओवर किया है इंडियन राजा ने। समुद्रगुप्ता जब आएंगे तो जो है काफ़ी दूर तक जो है कॉन्कर करके ले जाएंगे, और फिर गुप्ता अंपायर बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि पूरा नॉर्थ जो होगा वो जो है गुप्तास के अंडर हो जाएगा। तो कहानी वापस ये जो डार्क एज है, डार्क एज खत्म होगी और इंडियंस के हाथ में राज्य वापस आएगा। गुप्तास के बाद जो है नॉर्थ का राज्य आ जाता है हर्ष के पास, और फिर साउथ में बहुत सारे राजा, पुलकेशिन, पल्लव, चालुक्य वगैरह साउथ में होंगे। ओके, तो उनकी भी कहानी, इन राजाओं की कहानी भी हम इसी चैप्टर में सुनेंगे थोड़ी सी। ओके, तो थोड़ा सा आइडिया लेना है हमको यहाँ का। ओके,
तो ये सी रूट सिल्क रूट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बात करते हैं प्रशस्ति, पहले समझते हैं क्या होता है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी की तारीफ में कुछ लिखा हुआ, ये संस्कृत टर्म है। ओके, तो किसी की तारीफ में जब कुछ लिखते हैं तो कहते हैं प्रशस्ति। तो ये स्टार्ट किया था हमारी गौतमीपुत्र श्री सत्यकारिणी की प्रशस्ति से स्टार्ट हुआ था लगभग, उनकी माता जी ने जो है ये प्रशस्ति बनाई थी। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गुप्ता के टाइम में, क्योंकि गुप्तास के टाइम के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला है इन प्रशस्ति के द्वारा। ओके, तो समुद्रगुप्ता की एक प्रशस्ति है बहुत इंपॉर्टेंट, ये अशोका का पिलर है इलाहाबाद, वहाँ पे प्रशस्ति है। ओके, तो संस्कृत में ये जो है एक तारीफ लिखी गई है। तो समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी से है और लगभग 300 एडी के आसपास की सारी हमें कहानियाँ यहाँ से पता चली। तो 300 एडी के आसपास तक की कहानी है। और ये प्रशस्ति, ये तारीफ लिखी है उन्हीं के एक कवि ने, हरिसेना। हरिसेना उनका एक कवि था, और वो कहता है कि जो है ये बहुत बड़े वॉरियर हैं, बहुत बड़े जो है योद्धा हैं, और बहुत अच्छे कवि भी हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कवि भी हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और इतने अच्छे हैं कि वे भगवान के बराबर हैं। ठीक है, इनकी बॉडी बहुत चार्मिंग है। इनकी बॉडी चार्मिंग इससे नहीं कि ये बहुत खूबसूरत हैं, वो इसलिए है कि उनकी बॉडी पे जो है मार्क्स हैं, जो है तलवार के और ढाल के और भालों के, इतनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह की कुछ तारीफ जो है इस प्रशस्ति में लिखी गई है, तो हमको पता चलता है। तो ये जो पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये चंद्रगुप्ता वन का है। समुद्रगुप्ता, ये जो बड़ा वाला राज्य इन्होंने हथियाया है, समुद्रगुप्त ने हथियाया है, और ये जो पार्ट है ये चंद्रगुप्ता सेकंड ने जो है एक्वायर किया है। ओके, तो ये इसकी थोड़ी आगे बात करते हैं। तो हरिसेना क्या कहते हैं, हरिसेना कहते हैं कि 4 तरह के लोगों को इन्होंने हराया है। पहले हैं आर्यवर्त। आर्यवर्त ये वाला एरिया है। आर्यवर्त इन यहाँ के 9 रूलर्स लगभग थे, उनको हरा दिया है। फिर दक्षिण पथ में 12 रूलर, दक्षिण पथ के रूलर्स को भी इन्होंने 12 रूलर्स को यहाँ पे हरा रखा है। फिर इनर सर्कल ऑफ नेबर्स, ये जो आसाम वसाम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये इनर सर्कल वाला जो पार्ट है, असम, बंगाल, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट वाला साइड, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इनको, इनके सारे ऑर्डर्स मानते हैं। और जो बाहर वाला पार्ट है, जो आउटराइंग एरिया है, तो यहाँ पे कुषाण और साकाज वगैरह जो रहते हैं श्रीलंका, और स्पेशली श्रीलंका, ये जो लोग हैं ये भी इनको, इनसे हार मान चुके हैं। और प्लस इनके इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस है, इनकी डॉटर से शादी हो रखी है इनके राजवाड़े में, तो इनसे भी जो है सब इन्हीं के अंडर ही आ रहा है, इनके इन्फ्लुएंस के अंडर है। तो ये जो है कहानी रची है हरिसेना ने, जो हमें पता चला है। ओके, यहाँ जीनियोलॉजी, किसी प्रशस्ति में जीनियोलॉजी पता चलती है हमको कि जय समुद्रगुप्ता की मदर जो थी वो कुमार देवी थी, जो लिच्छावी लिच्छावी गण की हम बात पहले भी कर चुके हैं, आपको कमेंट में लिखना है कहाँ पे। ओके, उनके फादर थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता, और चंद्रगुप्ता जो थे वो पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज, यानी ऐसे महाराज, ऐसा राजा, महाराजा जिसके अंडर बहुत सारे राजा आते हो। ठीक है, तो महाराजा धीराज, जबकि इनके ग्रैंडफादर्स और जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे वो अपने आप को सिंपली महाराजा कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि महाराजा से महाराजा धीराज, यानी धीरे धीरे जो है इनकी इज्जत में, इनके वर्चस्व में बढ़ोतरी हुई है। उनका बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, तो इनका भी जो है हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन से जो है चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में पता चलता है कि उन्होंने वेस्टर्न इंडिया साइड और जो है अटैक किया था, और शाकास के जो रूल था उसको खत्म कर दिया था। और कहा जाता है कि जो कालिदास और आर्यभट्ट हैं वो भी इन्हीं के जो है राज्य में थे। तो कालिदास एक बहुत बड़ा नाम है आर्ट एंड कल्चर में। आपको पता करना है कि कालिदास की कौन कौन सी किताबें हैं, क्या क्या लिखा है इन्होंने कालिदास ने। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो है ये जो 300 टू 550 वाला टाइम है, ये जो नॉर्थ वाला टाइम था, ये पहले गुप्तास के टाइम हाथ में था, लेकिन गुप्तास के बाद ये हैंड ओवर हो जाता है हर्षवर्धन को। ओके, तो हर्षवर्धन थानेसर के रूलर हैं। हर्षवर्धन देखो थानेसर के रूलर हैं, और ये जो इनके फादर और बड़े भाई की डेथ हो जाती है, उसके बाद इनके हाथ में राज्य आ जाता है। होता क्या है कि इनके जो है ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब इनकी सिस्टर के हस्बैंड जो हैं वो कन्नौज के राजा हुआ करते थे। तो इन कन्नौज के राजा को मार देते हैं, जो बंगाल के समय रूलर थे वो मार देते हैं। तो ये बदला लेते हैं, हर्षवर्धन बदला लेते हैं, ये मगध और बंगाल दोनों को ही हरा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नॉर्थ इनके हाथ में आता है। जब भी कोशिश करते हैं कि जो है साउथ में जाके अटैक करें, तो जैसे ही नर्मदा पार करने की कोशिश करते हैं, ये नर्मदा में इनको हरा दिया जाता है पुलकेशिन सेकंड द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए जो है पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी, यहाँ आप चालुक्य डायनेस्टी देख सकते हो, वहाँ के थे, और जो है ये हर्षवर्धन का एडवांस रोक देते हैं। अदरवाइज साउथ में भी ये जो है काफ़ी फेमस हो सकते थे।
ओके तो इनके बारे में भी हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, कॉइन्स जो है हमें मिले हैं इनके, तो उनसे पता चलता है। प्लस बायोग्राफी लिखी गई है। अभी बायोग्राफी किसने लिखी है? इनका भी जो है जो राज्य कवि था बाण भट्ट ने एक जो है इनकी बायोग्राफी लिखी है, हर्षचरित। ये भी किताब संस्कृत में है। प्लस जुआन जांग आए थे इनके कोर्ट में, तो जुआन जांग ने कुछ कुछ लिखा है इनके कोर्ट के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में ये समझ लो कि एक अच्छे राजा तो थे ही, प्लस इसके अलावा भी वो भी जो है बहुत कल्चरली बहुत एक्टिव थे। ड्रामा ड्रामा एक्टिंग वो खुद किया करते थे, ड्रामा लिखा भी करते थे। उन्होंने खुद भी 2-3 किताबें लिखी हुई हैं, रत्नावली वगैरह। ओके ओके तो ये हो गई नॉर्थ की बात। इसी दौरान हम बात करते हैं साउथ में चल रहे थे दो राज्य, चालुक्य और पल्लवास। इनकी कहानी थोड़ी समझते हैं। तो पल्लवास जो है ये जो है एक्चुअली कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा वाला राज्य जो है ये पल्लवास का है। और ये पल्लवास और चालुक्यास आपस में लड़ते बहुत थे। चालुक्यास की बात करें तो ये रायचूर दोआब जो है, ये कृष्णा से तुंगभद्रा तक का जो राज्य है ये चालुक्यास के अंडर आते हैं। इनकी राजधानी थी ऐहोल, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, और यही एक बहुत बड़ा कारण है इनके वर्चस्व का, कि जब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी तो पैसा भी इनके पास अच्छा खासा था, ठीक है। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेंटर था ऐहोल भी। और प्लस ये लोग बहुत सारे टेम्पल्स जो है, बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं चालुक्यास ने, तो इसीलिए रिलीजियसली भी काफ़ी एक्टिव थी ये जगह। ओके तो पुलकेशिन की हम बात कर चुके हैं। पुलकेशिन एक्चुअली चालुक्य थे। पुलकेशिन ये वही हैं जिन्होंने अभी हमने बात करी थी कि हर्ष को हरा दिया था और हर्ष का सारा हर्ष खत्म कर दिया था। ओके तो इनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई है। प्रशस्ति लिखी है इन्हीं के कवि ने, रवि कीर्ति ने, ठीक है। और ये हमको बताते हैं कि इनको जो राज्य मिला है वो उनको चाचा से मिला है, अपने चाचा से उन्होंने राज्य ले लिया है। और उसके बाद वेस्ट और पूरब और पश्चिम दोनों तरफ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। प्लस जो है पल्लवों से तो लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ठीक है। बाद में क्या होता है कि चालुक्यास और पल्लवास को जो है रिप्लेस कर देते हैं राष्ट्रकूटास और चोलास। तो ये राष्ट्रकूटास और चोलास इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए मिडिवल में। ओके तो ये लगभग यहाँ पे एंशिएंट खत्म होने को आ रही है। ओके तो बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, राज्य कैसा चल रहा था। तो इस राज्य में बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी वो थी गांव, ठीक है। गांव बेसिक यूनिट थी और वहां से लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता था, तो उससे जो है राज्य चल रहा था। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नया सिस्टम डेवलप होता है, और ये नया सिस्टम जो कि बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, लेकिन इसमें थोड़ी सी खामियां हैं। इसमें खामियां ये हैं कि राजा के अलावा भी बहुत सारे लोग पावरफुल हो जाएंगे। ये राज्य के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं होता कि राजा के अलावा कोई ज़्यादा पावरफुल हो जाए, जो है राजा को चैलेंज करने लायक हो जाए। तो ये जो सिस्टम, नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, बात करते हैं अभी इसकी, ये थोड़ा सा सिस्टम इस मामले में अच्छा नहीं है। स्टेबिलिटी के मामले में ये सिस्टम अच्छा नहीं है। ओके तो नया सिस्टम क्या है? नया सिस्टम ये है कि जो राजा है उसका ये दिन आ गया है कि वो जो राज्य में बड़े बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। जैसे कि कुछ पोर्ट जो है वो हेरिडेटरी बना देगा ताकि उनका सपोर्ट कंटिन्यूसली बना रहे। जैसे कि हरिसेना जो है, हरिसेना महादंड नायक भी हैं जो कि उनके फादर भी थे। ओके उसी तरह एक एक ही आदमी को कई सारे रोल दे दिए ताकि वो आदमी खुश रहे। जैसे हरिसेना को कुमार अमात्य भी बनाया गया है और संदीप विग्राहिका भी बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह और भी जो इम्पोर्टेंट मैन हैं, जो इम्पोर्टेंट आदमी हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे भी जो है बहुत सारी जो है चीज़ें पूछी करी जाती है, उनको भी बहुत इज्जत दी जा रही है। जैसे नगर श्रेष्ठी हो गया हमारे चीफ बैंकर, सरथवाहा हो गए हमारे जो मर्चेंट का जो है ग्रुप है, उनके जो लीडर हो गए सरथवाहा। ओके और चीफ क्राफ्टमैन जो होगा प्रथम कुलिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो कायस्थ और जो स्क्राइब जो लिखा करते थे, उनका जो चीफ हेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा यहाँ जब महादंड नायक है, महादंड नायक एक्चुअली चीफ जुडिशियल ऑफिसर है। कुमार अमात्य एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। और संधि विग्रिका ये एक्चुअली वॉर और पीस जो डिसाइड करता है वो मिनिस्टर टाइप का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसमें जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो राजा को सपोर्ट करें। अच्छा बात करते हैं आर्मी की। इतनी लड़ाई भिड़ाई हो रही है, आर्मी कैसी रही होगी? तो राजा के पास, कुछ राजाओं के पास देखो जो है बिल्कुल वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी होगी जिसमें हाथी होंगे, हाथी घोड़े सारी चीज़ें होंगी, फुट सोल्जर भी होंगे, ठीक है। लेकिन बाकी के पास क्या है? सामंत। हर किसी के पास ये स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सामंत का। सामंत क्या है कि सामंत एक मिलिट्री लीडर है। तो क्या जो है राजा ने अपनी आर्मी को आउटसोर्स कर दिया है सामंत को। ये सामंत प्रोवाइड करेगा जब भी जरूरत पड़ेगी राजा को इस आर्मी द्वारा, मतलब जब भी आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो सामंत उसको देगा, ठीक है। तो रेगुलर सैलरी पे नहीं करनी होगी उनको। क्या करेंगे? जमीन दे देंगे, जो है कुछ ग्रांट दे देंगे ताकि वो उससे रेवेन्यू कलेक्ट करे और अपनी सैलरी जो है आर्मी को पे करते रहे।
तो इस लैंड ग्रांट और रेवेन्यू से ये सोल्जर्स और ये जो हाथी घोड़े हैं इनको जो है इनको मेंटेन किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर जो है राजा कमजोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सामंत स्ट्रांग हो जाएंगे और ये सामंत आजाद हो जाएंगे राजा से। इवन ये सामंत मिलकर राजा को बदल भी सकते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। एक और गांव में जो है लोकल असेंबलीज हुआ करती थी, तो ये साउथ में कुछ असेंबलीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकल असेंबलीज हैं जो पल्लवास के इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है। और ये जो है बड़े ओनर्स मतलब जो पावरफुल लोग हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, वो इस असेंबली को कंट्रोल करते थे। और ये बहुत जो है सही कई सेंचुरीज तक इन असेंबलीज ने काम किया है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं असेंबली सभा। सभा वो होती है जहाँ पे जमींदार ब्राह्मण हो, वो जो है ग्रुप है उसे सभा कहते हैं। तो उनकी सब कमिटीज हुआ करती थी, वो बात करते थे कि इरिगेशन कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, मंदिर कैसे बनाएंगे। ये सभा की बात थी जब ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे। अगर जो है उर में क्या होगा कि जो है विलेज असेंबली ये भी है, जो है गांव की मीटिंग होगी, लेकिन इसमें लैंड ओनर जमींदार जो होंगे वो नॉन ब्राह्मण होंगे, तो उसे कहेंगे उर। नगरम होता है, नगरम एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, जो मर्चेंट्स हैं, जो है व्यापारी हैं, व्यापारी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे नगरम कहेंगे। ओके, तो आम आदमी के बारे में कहते हैं कि आम आदमी इस समय क्या कर रहा था सोसाइटी में। तो आम आदमी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बेसिकली गेसवर्क है। जो उस समय किताबें लिखी गई हैं, जो उस समय ड्रामा लिखा गया है, उससे हम पता करते हैं कि जो है आम आदमी किस तरह जीता रहा होगा। तो कालिदास जो है, कालिदास ने एक्चुअली डिपिक्ट किया है। कालिदास की बातों से हमें काफ़ी कुछ पता चला है आम आदमी के बारे में। कालिदास ने किंग या राजा का जो कोर्ट था, दरबार था, वो भी कैसा था उसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि राजा जो है, राजा राजा और ब्राह्मण ये लोग संस्कृत इस्तेमाल किया करते थे, जबकि जो आम आदमी था वो जो है संस्कृत इस्तेमाल नहीं कर, आम आदमी प्राकृत इस्तेमाल करता था। ये ब्राह्मण नहीं लिखा है, प्राकृत है, आम आदमी प्राकृत इस्तेमाल करता था। तो कालिदास के बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। इसके बारे में थोड़ा सा पता करना बहुत इंटरेस्टिंग है। फिशरमैन की कहानी ये है कि जो है एक ये जब दुष्यंत शकुंतला की जब रिंग खो जाती है तो फिशरमैन को मिलती है, वो राजा के पास जाता है, तो उसे थोड़ा करप्शन फेस करना पड़ता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फायन भी इसके बारे में लिखते हैं। फायन कहते हैं कि बहुत सारे अनटचेबल्स उस समय हुआ करते थे जो शहर के बाहर रहा करते थे, और जब भी वो शहर में आते थे तो डंडा बजाते हुए आते थे ताकि लोगों को पता चले कि कहीं कुछ टच ना हो जाए। तो काफी डेरोगेटरी है अनटचेबल्स के बारे में। प्लस बाण भट्ट जो है बताते हैं कि राजा की आर्मी कैसी होती थी। राजा की आर्मी में बहुत सारे इक्विपमेंट हुआ करते थे, जो है बहुत वेपन हुआ करता था, बड़े बड़े पैर लेके लोग जाते थे। प्लस जो है फर्नीचर लेके घूमते थे, गोल्डन फूट स्टूल्स होता था जो सोने के, जो है उसमें खाना खाते थे। ओके, साथ में म्यूजिशियन लेके जाते थे, और जहाँ जाते थे वहाँ गाँव वाले से जबरदस्ती जो है अपनी आवभगत करवाते थे। गाँव वाले उनको जो है ये दूध गुड़ दही ये सब दिया करते थे, और जहाँ भी आर्मी जाती थी वहाँ बहुत नुकसान करती थी। तो जो है यहीं पे थोड़ा सा अरेबिया के बारे में जान लेते हैं। अरेबिया वो है जहाँ पे ये से हब ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसने कनेक्शन प्रोवाइड किया है यूरोप को चाइना से और इंडिया से। ठीक है, तो अरब मर्चेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें अरब मर्चेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिदोइंस हुआ करते थे, बिदोइंस एक्चुअली पेस्टोरल ट्राइब्स है। ये बेसिकली डिपेंड करती है वहाँ पे जो ऊँट और जो है हार्डी एनिमल्स, हार्डी जानवर उस समय जो थे उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये और इसी समय जो है क्या होता है, प्रॉफिट मोहम्मद 600 AD के आसपास जो है इस्लाम को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये कहते हैं कि जो है सब बराबर हैं अल्लाह की नज़रों में, और इस्लाम धीरे धीरे अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया में धीरे धीरे फैल जाता है। तो अरब सेलर्स क्या करते हैं 700 AD के आसपास सिंध को जो है हथिया देते हैं। तो इस तरह से थोड़ी इनकी कहानी आगे बढ़ने लगती है। अगली उससे बात करेंगे बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट समरी। ओके, तो अब हम लास्ट अपने लेसन पे आ गए हैं। लास्ट इज अबाउट बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो उस समय बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी थी, बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। ओके, और पेंटिंग्स भी कुछ ऐसी हैं कि जो चौंका देने वाली हैं। तो कुछ उनके बारे में, एंशिएंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अबाउट मी। तो अब तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रॉफिट मोहम्मद 600 AD के आसपास आ चुके थे और उन्होंने इस्लाम सिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और वो कहते थे कि जो है अल्लाह की नज़र में हर कोई बराबर है, और ये जो है इस्लाम फैलने लगा, जगह जगह जाने लगा। तो बात करते हैं कि आयरन पिलर से शुरू करते हैं, कि आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आयरन पिलर से शुरू कर रहे हैं। महरौली में, जो दिल्ली में महरौली में एक आयरन पिलर है, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पे हमको कुछ प्रशस्ति मिलती है, ये गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करती है, और यहाँ जो है तब
से 300 एडी में अगर ये बनाया गया था, या 500 एडी भी अगर इसे मान लेते हैं, तब भी जो है अब 1500 साल हो चुके हैं और अब तक इसमें जंग नहीं लगा है। ये हमको बताता है कि जो है उस समय भी कितनी अच्छी मेटलर्जी हुआ करती थी, कितना जो है एडवांस हो चुकी है मेटलर्जी, कि इतना अच्छा लोहा बनाया कि वो अब तक जंग नहीं लगा। तो हम बेसिकली आर्ट एंड कल्चर की बात करने वाले हैं, वो भी इस एरा की। ओके, तो बिल्डिंग्स, तो अब क्या है कि ब्रिक और स्टोन में बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो गई, स्पेशली स्टोन्स में बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई। तो जब स्टोन में कुछ लिखा जाता है तो जो वो जन्मों तक सर्वाइव करता है, उसी तरह जब स्टोन में कुछ बनाया जाता है तो वो भी जन्मों तक सर्वाइव करता है। तो स्तूपास फैशन में आए, स्तूपास बनाना स्टार्ट हुआ। स्तूपा का मतलब होता है माउंड, कुछ बीच में उठा हुआ है वो माउंड है। तो कुछ कॉमन फीचर, बहुत सारे स्तूपास हैं इंडिया में, जैसे सांची का स्तूपा बहुत फेमस है, सारनाथ का स्तूपा है। तो सांची वाला बहुत ही एलिगेंट स्टाइल है, बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो कॉमन फीचर कुछ होता है, खुद कॉमन फीचर्स क्या है इन सारे स्तूपास में, कि इनके बीच में अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता है जिसमें रेलिक्स होते हैं। ओके, रेलिक्स हो सकता है कि जो है बुद्ध की जो है दांत हो, या फिर उनकी हड्डियां हो, या फिर उनके जो है मॉन्क्स की जो है अस्थियां वगैरह हो। ओके, तो वो यहाँ बीच में रखा गया है और उसकी पूजा करी जाती है। पूजा इन द सेंस उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, और फिर जो है उस बॉक्स को मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसके ऊपर एक माउंट बना दिया जाता है। बाद में क्या होता है कि जो है धीरे धीरे और राजा आए तो उन्होंने उसके ऊपर जो है ब्रिक्स लगवा दिए, बेक ब्रिक्स से जो है कंस्ट्रक्शन करा दिया। बाद में कोई और राजा आया तो उसने उसके ऊपर स्टोन स्लैब्स लगवा दिए। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है, स्तूपा जो है एक बार में नहीं बना है, अलग अलग राजाओं में इसमें कुछ कुछ एडिशन कराया है। फिर बाद में किसी ने प्रदक्षिणा पथ बना दिया, प्रदक्षिणा पथ ऊपर घूमने के लिए, उसके ऊपर किनारे किनारे चक्कर लगा सकते हैं। फिर किसी ने उस पर रेलिंग्स लगवा दी कि और भी अच्छा लुक आ जाए। उस पर जो है गेटवेज बना दिए बड़े बड़े। ओके, तो चारों दिशाओं में गेटवेज। ओके, और प्लस ये रेलिंग्स और गेटवेज में जो है स्कल्पचर्स ऐड ऑन कर दिए। ओके, तो ये स्कल्पचर से हमको जो है बहुत सारी कहानियां पता चलती हैं, बहुत सारी बुद्धा के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो उसी तरह स्तूपा, अमरावती का एक स्तूपा है, ये 1 एडी के आसपास, मतलब एडी 100 एडी या 1 एडी के बीच में कभी बनाया गया होगा। तो बहुत ही बढ़िया स्तूपा है ये। इसका जो है उसका एक डमी स्ट्रक्चर बनाया गया है, कॉपी बनाई गई है। ओके, तो इसमें स्टोन की कार्विंग्स थी डेकोरेशन के लिए। ओके, इसी टाइम में क्या है, बहुत सारी आर्टिफिशियल केव्स जो है बनाई गई, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे करले चैत्य में था, तो वैसे ही केव्स उसको खोद के अंदर से, और फिर अंदर बहुत सारी डिजाइन बनाई गई। चैत्य बनाया गया, विहार, विहार होता है जहाँ पे मॉन्क्स रुकते हैं, चैत्य होता है जहाँ पे बीच में एक छोटा सा स्तूपा होगा और लोग उसके उसके किनारे घूमेंगे या फिर वहाँ पे ध्यान लगाएंगे, उसे चैत्य कहते हैं। तो ये इस तरह का बहुत कुछ बनने लगा। और इन केव्स, गुफाओं के अंदर क्या होता था कि दीवारों पर स्कल्पचर बनाए जाते थे, या फिर दीवारों पे वॉल पेंटिंग बनाई जाती थी, जो कि अजंता वगैरह में पाई जाती है। तो बहुत खूबसूरत है। यही वो टाइम है जब हिंदू के जो है टेम्पल्स, हिंदू के मंदिर बनना स्टार्ट हो गए। तरह तरह के मंदिर, जो है हम जैसे बात कर चुके हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर आया उस समय, तो बहुत सारे मंदिर आए, नए नए जो है बातें हमें पता चली, जैसे कि विष्णु, शिव और दुर्गा का जो है पूजा स्टार्ट हो गई थी और उनके मंदिर बनना स्टार्ट हुई। तो मंदिर में एक कॉमन फीचर क्या था कि गर्भगृह, जो बीच में जो छोटी सी जगह जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर एक टूम स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे शिखर कहते हैं। ओके, वो गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है, ऐसे जैसा भीतर गांव में हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद होता है मंडप। मंडप क्या होता है कि जो टूम स्ट्रक्चर है उसके आगे पिलर्ड हॉल है। ओके, पिलर्ड हॉल में लोग जाए असेंबली करते हैं, वहां पे बैठ के भजन गा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो वो मंडप है। ठीक है, तो ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे ऐहोल में, ये ऐहोल का मंदिर है, और ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे महाबलीपुरम में, और भी बहुत जगह एग्जाम्पल है। ओके, तो स्तूपास और टेम्पल्स की हम बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या, जैसे हम कह चुके हैं, स्टेजेस में पहले थोड़ा सा काम हुआ, फिर जो है किसी ने और एड ऑन कराया, फिर उसको और खूबसूरत बनाया। तो जो है स्टेजेस में ये मंदिर और स्तूप बनाए गए हैं। तो जनरली जाहिर सी बात है, बहुत महंगा काम है, तो इसको जनरली राजा या रानियां इसको जो है बनवाती थी, और राजा का जो खजाना होता था उनसे बनाया जाता था। इसके अलावा जो है कोई बहुत अमीर अगर जो है व्यापारी है, या फिर कोई बहुत परफ्यूम वगैरह बेचता है, या फिर कोई बहुत अमीर स्मिथ है जो लोहे का काम करता है, तो जनरली मुश्किल है, लेकिन स्टिल अगर ये इनमें से भी कोई अमीर था तो वो लोग भी ये काम करवाते थे। ठीक है, तो जो डिवोटीज आते थे, जो भक्तगण आते थे, वो अपने साथ बहुत सारा गिफ्ट वगैरह लेके आते थे। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है ये अगर आपको बनाना है, स्तूप बनाना है, तो पहले दूर से जो है कहीं से पत्थर लेके आना पड़ेगा, पत्थर खोदना पड़ेगा, पत्थर को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बड़ी बात है। ओके, क्योंकि स्तूपा समझ लीजिए किसी पहाड़, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, बड़े बड़े पत्थर ऊपर ऊपर ले जाने पड़ेंगे, फिर उनको काटना पड़ेगा, उनमें से पिलर बनाने पड़ेंगे, उनमें से पैनल बनाएंगे, उनसे दीवारें बनाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर उन्हें अपनी पोजिशन पे लगाना। तो आसान काम नहीं था स्तूप वगैरह बनाना, काफ़ी महंगा काम था। ठीक है,
बात करते हैं पेंटिंग्स की। अब तक हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, अब पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है अजंता में। तो अजंता अजंता में क्या हुआ कि बहुत सारी गुफाएं हैं अजंता में, जहाँ जिनको खोद के खाली किया गया। ओके, और उसके अलावा उनको जो है मोनास्ट्री बना दिया गया, जो बुद्धिस्ट पुजारी है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, उनके रहने की जगह बना दी गई या उनके पूजा करने की जगह बना दी गई। उनमें से कुछ गुफाओं में पेंटिंग्स हैं। ओके, कुछ गुफाओं में पेंटिंग्स, और इन पेंटिंग्स, इन गुफाओं में क्या है, अंदर अंधेरा है, यानी ये पेंटिंग टॉर्च लाइट में करी गई होगी और छत के ऊपर बहुत मेहनत लगी होगी। प्लस ये जो कलर यूज किया गया है ये बहुत नेचुरल कलर से, प्लांट्स, पेड़ों और जो है मिनरल्स यूज करके ये कलर बनाए गए हैं और अब भी सर्वाइव कर रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, किताबों की बात करते हैं कि इस समय बहुत कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, बहुत बड़े बड़े काव्य जो है लिखे गए हैं। जैसे कि शिल्पाधिकरण एक बहुत बहुत अच्छी कहानी है। शिल्पाधिकरण, इसको लिखा है इलांगो अडगल ने। ये 200 एडी के आसपास की कहानी है। होता क्या है कि कोवलन कोवलन माधुरी और कन्नगी, ये इसमें कैरेक्टर है। कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ हैं, जबकि कोवलन को जो है एक कोर्ट डांसर होती है माधुरी, उससे प्यार हो जाता है। तो ये इनकी इनके बीच की केमिस्ट्री है। पहले ये लोग पूहर में होते हैं, फिर बाद में मदुरई चले जाते हैं, वहाँ पे मदुरई में डेथ हो जाती है, कोवलन को मार दिया जाता है। तो कन्नगी नाराज हो जाती हैं और पूरे पूरे मदुरई को जला देती हैं। इस तरह की थोड़ी कहानी है, बहुत अच्छा ड्रामा है ये। ओके, मनी मेकलई, मनी मेकलई सत्तनार ने लिखी है। ये 600 एडी के आसपास की कहानी है और ये इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है कोवलन और मधुरी की, माधवी की जो बेटी है उनकी, मनी मेकलई उसकी कहानी है। उसी इसी टाइम यह कालिदास, एक मतलब एक गोल्डन कैरेक्टर कहा जा सकता है कालिदास। इन्होंने जो इंडियन जो लिटरेचर है उसको बहुत एनरिच किया है। संस्कृत में लिखा करते थे। तो एक कहानी है इनकी मेघदूत। मेघदूत में ये जो है, जो बादल है, बादल से बातें कर रहे हैं। जो कैरेक्टर वो बादल से बातें कर रहा है, उनसे पूछ रहा है कि जो है वहाँ पे कैसा है, शहर में कैसा है, क्या हो रहा है। उसी तरह एक और इनकी स्टोरी है कुमार संभव। ओके, उसी तरह बहुत सारी पुरानी कहानियां भी हैं जो जिन्हें लिखा गया। ठीक है, बहुत सारी हिंदू स्टोरीज जो थी, जो अब तक जो है लोग सुनाते थे एक दूसरे को, उनको भी यहाँ पेन डाउन किया गया है। जैसे पुराण को लिख लिया गया। पुराण क्या होते हैं? पुराण बेसिकली क्या है, भगवान जैसे विष्णु या शिव की जो है कहानियां, सारी कहानियां कैसे बने, क्या हुआ, ये सारी कहानियां पुराणों में है। तो इनको इसको भी जो है इसी टाइम लिख लिया गया। तो उसमें जो है उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सारी जो है वर्शिप, सारी जो है कहानियां हैं। दुनिया कैसे बनी, ये सारी कहानियां हैं और बहुत सिंपल संस्कृत में लिखा गया है। और खास बात यह है कि इसको सब लोग सुन सकते हैं, चाहे वो औरतें हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी सुनना चाहे वो इसको सुन सकते हैं। पुराण और महाभारत, महाभारत जो है, जो कौरव और पांडवों की लड़ाई है जिसमें पांडव जीत जाते हैं, वो व्यास ने लिखी है। भगवत गीता इसी महाभारत में इंक्लूडेड है। ठीक है, और जबकि जो रामायण है, रामायण में क्या होता है कि जो भगवान राम होते हैं और सीता, उन दोनों लोगों का वनवास हो जाता है। सीता जी का अपहरण कर लेता है श्रीलंका का राजा रावण, और फिर ये इनके बीच में आपस में लड़ाई होती है, रावण को हरा देते हैं राम। तो ये वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। ओके, तो इस तरह बहुत सारी पुरानी कहानियां, उसी तरह बहुत सारी जो है आम लोगों की कहानियां हैं, आम जनता की कहानियां हैं, फोक टेल्स, वो भी, उसको भी जो है लोगों ने यहाँ पे पकड़ा है, यहाँ पे देखा है कि जो है कौन कौन सी कहानियां हैं। तो ये जो कहानियां हैं, जो आम आदमी की कहानियां हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनके गाने हैं, उनके प्लेज हैं, उनका जो नृत्य है, ये भी जो है पेन डाउन किया गया है। जैसे कि जातक और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, ये कलेक्शन भी अभी बनाया गया है। जातक हम बात कर चुके हैं, आम लोगों के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कहानियां लिखा करते थे। ठीक है, पंचतंत्र बेसिकली मॉरल स्टोरी वाली कहानियां हैं। ओके, तो जातक स्टोरी हमको बेसिकली क्या है कि डेकोरेशन में जो है स्तूपास हो गया या फिर पेंटिंग्स हो गई जनता की, वहाँ के डेकोरेशन में हमको देखने को मिलता है, हम वहाँ से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि एक मंकी किंग की कहानी है कि जो है एक आम का पेड़ होता है, वहाँ पे वो मंकी किंग रहा करता था, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे और वो आम बहुत मीठा था। वो गलती से आम बनारस पहुंच जाता है और राजा इनफैक्ट जो है खाने चलाता है और उसमें मंकी किंग की डेथ हो जाती है। तो ओके, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जानना हमको। ओके, तो फोक टेल्स से आगे बढ़ते हैं, किताबों की बात करते हैं। साइंस पे किताबें लिखी गई इस टाइम में। साइंस पे कौन कौन सी किताबें, जैसे आर्यभट्ट की एंट्री होती है। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, तो इनकी जो किताब है वो आर्यभट्टियम है, जाहिर सी बात है संस्कृत में लिखी होगी इन्होंने बताया कि जो डे और नाइट, ये जो रात और दिन है, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है। बहुत बड़ी बात है। अगर आप यूरोपियंस को देखोगे तो वो उस टाइम में बात कर रहे थे कि जो अर्थ है वो एक्चुअली एक प्लेट है या फिर एक स्क्वायर डिस्क है। ओके, और उसमें ऊपर सोना भरा हुआ है और अलग अलग से बहुत सी अतरंगी कहानियां हैं यूरोप की। लेकिन आर्यभट्ट बिल्कुल एक्यूरेटली बताते हैं कि हाँ, क्यों दिन और रात हो रही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है।
प्लस ये तो जो है क्यों रातों दिन हो रहा है तो फिर भी छोटी बात हो गई, जो है ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है ये क्यों होता है, इसकी भी इन्होंने रीजन दिए। प्लस उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे अर्थ की सरकमफ्रेंस निकाली जा सकती है, ये आज के फॉर्मूले के काफी करीब है। ओके, तो आर्यभट्ट काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। उसी तरह मैथमेटिशियन जो मैथमेटिशियन थे इंडिया में, वो उन्होंने वो आइडिया लेकर आए जो है जीरो का, कि हाँ जीरो इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि जो रोमन्स थे वो जो यूज करते हैं, जो रोमन नंबर आप देखोगे उसमें कहीं जीरो नहीं होता। तो ये जीरो बाद में जो है आगे बढ़ा और ये जो है अरब ने भी अडॉप्ट कर लिया और बाद में यूरोप ने भी इस जीरो को अडॉप्ट किया। ओके, तो एक थोड़ी साइड में बात करते हैं, लास्ट आखिरी छोटी सी बात है, पेपर का इन्वेंशन हुआ था लगभग 100 एडी में। हाँ, ये चौंकाने देने वाली बात है, 100 एडी में ये इसका इन्वेंशन हुआ था चाइना में। इसके इन्वेंटर है कायलून। तो ये क्या करते हैं, बीट प्लांट या फिर फाइबर या फिर कॉटन या फिर पेड़ों की छाल को पानी में भिगो के रखते हैं, फिर उसमें से पल्प निकाल के पेपर क्रिएट करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सालों तक सीक्रेट रखी गई थी। बाद में कोरिया पहुंच जाती है टेक्नोलॉजी 600 एडी के आसपास, फिर जापान पहुंच जाती है। बगदाद में तो लगभग 200 एडी में ही ये आ चुकी थी और फिर धीरे धीरे यूरोप पहुंचती है, अफ्रीका पहुंचती है, एशिया पहुंचती है, इंडिया थोड़ा बाद में आती है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। क्या है कि ये जो कहानियां हैं, ये जो क्लासिक्स की हिस्ट्री है, ये बहुत डिटेल में नहीं है। एंशियंट आप इससे ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप एंशियंट पूरी सीख जाओगे, पर आप ये एक्सपेक्ट करो कि हाँ आपने टाइमलाइन पूरी सीख ली है। ओके, तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे एंशियंट, अभी हम आगे और एनसीईआरटी में पूरी एंशियंट हम कवर कर लेंगे, तो आप पूरी तरह जान जाओगे एंशियंट के बारे में, तो उसकी टेंशन मत लो। बट इसको अभी जो आपने पढ़ा है ये आपको एक माइंड में सेट कर चुका है कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे हुई थी, उसी की थोड़ी और डिटेलिंग करनी बाकी है। ठीक है, तो प्लीज डू रेट रिव्यू एंड रिकमेंड दीज लेसन्स, ठीक है, और प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड। ओके, और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। और जो भी आप कमेंट करते हो मैं सारे पढ़ता हूँ, और कभी कभी टाइम नहीं होता आंसर करने का, कभी आंसर करने लायक नहीं होता है। ओके, तो बट स्टिल आपका प्यार बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ वो करते रहिए, प्लीज़ कमेंट करते रहिए, रिव्यू करते रहिए और रेट करते रहिए। ओके, और मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा कि जो है आप और सीखते रहो कुछ कुछ। ओके, तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।